First of all, most welcome in this webinar on generative AI. My name is Vikas Singh, and I'm a senior technical consultant and master trainer for data science and full stack development at Brelica Services. I have more than 10 years of experience in different domains, and I have trained more than 10,000 candidates in data science, full stack development, and data analytics. So in this session, we are just going to talk about generative AI and something about artificial intelligence too. Generative AI is basically branch or subfield, you can say, of artificial intelligence. So I hope you will enjoy the next 2 hours. So first of all, हम start करेंगे. We'll try to understand what are the topics we are just going to cover in this session. So सबसे पहले हम लोग applications के बारे में बात करेंगे. What are the applications, famous applications we are using on daily basis? क्या generative AI के applications हैं? And then हम artificial intelligence के बारे में समझेंगे कि artificial intelligence basically हम किसे कहते हैं and how it works basically. हिस्टोरिकल एवोल्यूशन थोड़ा सा समझेंगे सो दैट हम कनेक्ट कर पाए टेक्नोलॉजी को, एंड एआई के साथ थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी जब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि कैसे बाय द टाइम ये चीजें ग्रो करी हैं और किस तरीके से जो डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या इस फील्ड पे काम करने वाले जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने किस तरीके से एआई को डेवलप किया है और आज की डेट में ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है तो इसके पीछे के रीजंस क्या है ना, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है और कुछ और चीजें हम असेस करने की कोशिश करेंगे कि इन कमिंग टाइम क्या पॉसिबिलिटीज हैं एआई की फील्ड में. एंड देन हम समझेंगे कि जनरेटिव एआई टेक्निकली किस तरीके से काम करता है और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जनरेटिव एआई में. सो दीज आर द टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं कुछ पॉपुलर टेक्स्ट जनरेटर्स के बारे में. जैसे आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा. चैट जीपीटी बेसिकली एक टेक्स्ट जनरेटिव एआई है. एज ऑफ नाउ धीरे धीरे करके इसको डेवलप कर रहे हैं. ये ओपन एआई का प्रोडक्ट है. ओपन एआई एक कंपनी है जो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करती है और बहुत सारे नए नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डेवलप कर रही है. उसमें से एक चैट जीपीटी है. चैट जीपीटी बेसिकली एक तरह का एप्लीकेशन है. इसके पीछे कुछ टेक्नोलॉजी काम करती है, उसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा कि चैट जीपीटी के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी काम करती है. अभी हम एप्लीकेशंस पे थोड़ा फोकस करेंगे और यहाँ पे एक टर्म आ रहा है बेसिकली टेक्स्ट जनरेशन. तो अब जैसे टेक्स्ट में बोल रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट क्यों बोल रहा हूँ या फिर इमेजेस हम बोलते हैं. क्या हमारा जो चैट जीपीटी है वो क्या इमेज जनरेट नहीं कर सकता या जनरेट कर सकता है, तो क्या सेम कैपेबिलिटीज या फीचर्स यूज हो रहे हैं जो हम टेक्स्ट जनरेशन में यूज करते हैं. तो चैट जीपीटी को हम लोग टेक्स्ट जनरेटर एक एआई टूल बोलते हैं जो टेक्स्ट जनरेट करता है या करता था. अभी आज की डेट में वो कई अलग अलग तरह का डेटा जनरेट कर सकता है. सो बेसिकली कंप्यूटर में हम 5 डिफरेंट टाइप्स के डेटा को यूज करते हैं, जनरेट करते हैं या फिर यूज करते हैं, आप कह सकते हो. मतलब ऑपरेशंस तो बहुत तरह के होते हैं उसपे कि हम उसको क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी क्रिएटेड है, हमने किसी तरीके से कैप्चर किया है, हमारी डिवाइस उसे जनरेट कर रही है, हम उस पर मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं. दीज आर दी ऑपरेशंस जो किसी भी कंटेंट पे अप्लाई होते हैं. तो हमारे पास जो कंटेंट होता है उसमें सबसे पहली कैटेगरी मल्टीमीडिया उसको हम बोलते हैं. बहुत सारे मीडिया है जो इंफॉर्मेशंस का इंटरचेंज होता है डिवाइसेस के और ह्यूमन के बीच में. तो उसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन को ही हम मल्टीमीडिया बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है. उसमें से सबसे पहली कैटेगरी जो आती है, सबसे जो वेरी फर्स्ट मीडिया है विच इज टेक्स्ट. तो हम कुछ ऐसे टूल यूज करते हैं जो बेसिकली टेक्स्ट पे बेस्ड हैं, टेक्स्ट पे ऑपरेशन करते हैं एंड टेक्स्ट को जनरेट करने का काम करते हैं. तो यहाँ पे जो जनरेट वर्ड आता है बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई सॉफ्टवेयर नया टेक्स्ट किस तरीके से जनरेट करेगा. क्योंकि अभी तक जो हम डिवाइसेस यूज कर रहे थे और मशीन्स यूज कर रहे थे, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे या एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, वो बेसिकली जनरेटिव नहीं थे. उनको हम क्यूरेशन वाले स्टेप पे बोलते हैं कि वो क्यूरेटिव थे या फिर उसको हम डिस्क्रिमिनेटिव भी बोलते हैं. दैट मीन्स एक सॉफ्टवेयर किसी भी डेटा को यूज कर सकता है बट वो जनरेट नहीं कर सकता, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. लेकिन अभी जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं या वेब एप्लीकेशंस हैं, वो कंटेंट को जनरेट कर पा रहे हैं, नया कंटेंट आपको क्रिएट करके दे रहे हैं, इसलिए हम इसको जनरेटिव बोलते हैं. तो चैट जीपीटी भी एक जनरेटिव एआई का एग्जांपल है, एक एप्लीकेशन है, एक इम्प्लीमेंटेशन है, जहां पे एक
प्री ट्रांसफॉर्मर करके टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। तो ओपन एआई ने ऐसा एक ट्रांसफॉर्मर बना के रखा हुआ है और उसी ट्रांसफॉर्मर को चैट जीपीटी यूज करता है। इस तरीके के और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कुछ यहाँ पे पॉपुलर मैंने लिखे हुए हैं, जैस्पस एआई है, परप्लेक्सिटी है, एंड आगे हम लोग देखेंगे इमेज जनरेशन के भी हैं, वीडियो जनरेशन के भी हैं, एनिमेशन जनरेशन के भी हैं, जैसे बार्ड या जेमिनाई आपने यूज किया होगा। परप्लेक्सिटी आज के टाइम पे लोग बहुत यूज कर रहे हैं, जैस्पर एआई भी यूज कर रहे हैं, कॉपी डॉट आईओ है, इस तरीके के एप्लीकेशंस हैं जो बेसिकली टेक्स्ट को जनरेट करता है। तो हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है, हम कैटेगराइजेशन के बेसिस पे समझेंगे कि कौन से एआई टूल हैं जो टेक्स्ट जनरेशन का काम कर रहे हैं, कौन से हैं जो इमेज जनरेशन का काम कर रहे हैं, कुछ एआई टूल्स हैं जो वीडियो जनरेट करते हैं और कुछ हैं जो एनिमेशन जनरेट करते हैं। तो हम सभी को कैटेगराइज करके पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले रखा हुआ है टेक्स्ट जनरेटिव एआई, जो एप्लीकेशंस बेसिकली टेक्स्ट को जनरेट करते हैं। तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए आप समझते हो कि आपको किसी भी तरह के सजेशंस चाहिए, आपको किसी तरीके की प्लानिंग करनी है, अपनी ट्रिप प्लान करना है, अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, कोई टॉपिक या फिजिक्स या केमिस्ट्री किसी भी तरह के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कुछ आंसर चाहिए तो आपको टेक्स्ट जनरेटिव एआई की जरूरत पड़ती है। आप उसको अपना क्वेश्चंस देते हो, उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, अभी मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चैट जीपीटी हम लोग प्रॉम्प्ट लिखते हैं या क्वेश्चंस करते हैं, एंड देन रिस्पॉन्स में वो आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करता है एज पर दी ट्रेनिंग, उसको जो भी ट्रेनिंग मिली हुई है। ठीक है, तो हम लोग चैट जीपीटी के बारे में सबसे पहले समझने वाले हैं कि चैट जीपीटी क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है। आप समझ रहे होंगे कि चैट जीपीटी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट रहा है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली है एआई को वो चैट जीपीटी से मिली, और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी चैट जीपीटी है। सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि हाँ चैट जीपीटी जैसी कोई चीज है, किसी ने यूज ना भी किया हो तब भी चैट जीपीटी सबने सुना हुआ है ना। तो इसलिए हम चैट जीपीटी को सबसे पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ओपन एआई एक कंपनी है जिसने डेवलप किया है, इसको हम एलएलएम भी बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह का डेटा दे करके इसको ट्रेन किया जाता है, इसके लिए इसको एलएलएम बोलते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगा जिसपे मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि एलएलएम का मतलब क्या है, हम इसको क्यों बोलते हैं। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ले सकते हो कि हम एलएलएम इसके लिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको ट्रेन किया जाता है। तो अगर आप चैट जीपीटी से किसी भी अलग लैंग्वेज में बात करेंगे और किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन देंगे तो आपको उसी लैंग्वेज में आंसर कर सकता है ये। ठीक है, और ये बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हुए हैं, बहुत सारे डेटा के साथ ट्रेन किए गए हैं, इसलिए हम इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं कि लैंग्वेज बेस्ड है बट बहुत ज्यादा लार्ज है ना। इट इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। ह्यूमन लाइक टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे हम आप जनरेट करते हैं किसी भी तरीके के आंसर्स को। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स से आपको मैं कोई एक लेटेस्ट सब्जेक्ट दूं कि अभी आपको क्या करना है, फिजिक्स के बारे में आपको कोई खास नॉलेज नहीं है, मैं आपको बहुत सारी बुक्स दे दूं फिजिक्स की कि आपको क्या करना है कि 2 से 3 महीने फिजिक्स स्टडी करनी है ना। तो आपको मैं बुक्स प्रोवाइड करूंगा, कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, तो आप वो बुक्स और कंटेंट को रीड करके पढ़ करके कुछ प्रैक्टिकल्स एग्जांपल्स देख करके आप फिजिक्स के बारे में काफी काफी कुछ समझ जाओगे और सीख जाओगे। देन आफ्टर 2 और 3 मंथ्स मैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आपने बुक्स पढ़ करके जो कंटेंट मैंने दिया था उससे जो आपने पढ़ा है समझा है, दैट मीन्स आपके ब्रेन ने उस डेटा से ट्रेनिंग ली है और उस ट्रेनिंग के बेस पे आप आंसर करोगे। तो ये बेसिकली बैकग्राउंड जो ट्रेनिंग लिया है आपने, जिस बैकग्राउंड ट्रेनिंग के बेस पे आप आंसर कर रहे हो, इसी को हम लर्निंग बोलते हैं, और ऐसा ही कुछ हमारा चैट जीपीटी कर रहा है। हम चैट जीपीटी को, या जिस कंपनी ने इसको बनाया है, उसने बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दे करके, बुक्स और वेबसाइट से डेटा दे करके इसको ट्रेन किया है। मिलियंस ऑफ बुक्स का डेटा इसके पास है जिससे इसको ट्रेनिंग मिली है। तो जब आप इससे क्वेश्चन करते हो तो बेसिकली वो जो बैकग्राउंड ट्रेनिंग इसको मिली है उस ट्रेनिंग के बिहाफ पे आपको आंसर कर रहा है, बिल्कुल जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग करता है। और उसी के तरीके ये आपको टेक्स्ट जनरेट करके देता है। आप इससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो जस्ट लाइक अ फ्रेंड, है ना, कि जैसे हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो,
इसकी कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ये समझ जाता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहे हो। एक क्वेश्चन के बाद अगर कनेक्टेड दूसरा क्वेश्चन आप इससे करते हो तो उसको भी ये समझता है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन किया हुआ है। और बहुत जल्दी चीजों को ये मतलब ग्रैब करता है। आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन इसको अगर आप कॉन्टेक्स्ट बेस देते हो तब भी समझता है। जैसे आप गूगल में सर्च करते हो वैसे आप चैट जीपीटी में सर्च कर सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी को यूज करने का थोड़ा पर्पस अलग है, उसकी कैपेबिलिटीज अलग है। अगर आपने गूगल के तरीके उसको क्वेश्चन दिए तो आंसर तो वो कर देगा, बट चैट जीपीटी की जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे। चैट जीपीटी को यूज करने का पर्पस ये है कि जैसे हम किसी ह्यूमन से ट्रेनिंग बेस आंसर लेते हैं, ऐसा ना हो कि कहीं किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज में जो कंटेंट है उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दे, वो भी किसी ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ कंटेंट होगा। चैट जीपीटी एक मॉडल की तरह है जिसने टेक्स्ट से ट्रेनिंग ली है, वो कॉपी पेस्ट नहीं करता है। वो आपको जो आंसर दे रहा है वो खुद से जनरेट करके दे रहा है। और उसके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसने पहले से उस डेटा से रिलेटेड बुक्स पढ़ रखी हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग पढ़ता है, या फिर वेबसाइट से डेटा को लेकर के पढ़ रखा है। अब मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि वो भी रीडिंग करता है, वो भी अंडरस्टैंड करता है चीजों को जैसे ह्यूमन बीइंग। तो उस डेटा के बेस पे, उस नॉलेज के बेस पे ही वो आपको आंसर कर रहा है। तो उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, उसका जो वर्किंग पैटर्न है, आप समझोगे तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह है। इसलिए उसको बोला जाता है ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट करता है। आप कॉन्वर्सेशन उससे कर पाते हो ह्यूमंस की तरह। हाँ, कुछ चीजें हैं। अब ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एआई टूल, सिर्फ चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी एआई टूल है वो 100% ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन को 100% कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली वो नेचुरल न्यूरॉन्स पे काम कर रहा है। और जो नेचुरल न्यूरॉन है और जो एआई का न्यूरॉन, उसमें बहुत बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्योंकि ये लाइफ टाइम चेंज होते रहते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में। और उसका फंक्शनल जो है वो मतलब फंक्शंस उसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। और इन द कंपैरिजन ऑफ जो हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो जो एआई का न्यूरॉन है उसे हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्किंग है। उसी को हम यूज करके एआई के इतने सारे मॉडल्स बना पा रहे हैं। तो अब ये कहना थोड़ा सा अलग होगा, गलत होगा कि एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करता है या एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन 50 to 60% कंपैरिजन आप कर सकते हो कि 60% के आसपास ये ह्यूमन को कंपेयर कर सकते हो कि ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई मशीन ह्यूमंस की तरह बिहेव करे और ह्यूमंस की तरह समझने और डेटा को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखे। वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन में और मशीन में बहुत सारे अंतर है, डिफरेंसेस हैं। एक मशीन जो है वो कई मायनों में ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल होती है। उसकी एनालिसिस करने की स्पीड बेटर है, उसकी मेमोरी ज्यादा अच्छी है, वो चीजें भूलेगा नहीं। तो उसकी स्पीड, एक्यूरेसी, और जैसे वो प्रोसेस करता है तो एक्यूरेट रिजल्ट देता है और वो चीजें भूलता नहीं है। ये हम सब करते हैं। तो हमारे साथ अगर हमारी पावर है, इससे ज्यादा कहीं पावर है, तो हमारे साथ ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। तो कंप्यूटर बेसिकली किसी भी पावर को बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज करता है, इसलिए इसकी पावर्स ज्यादा हो जाती हैं। अगर इसको हम थोड़ी सी भी ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे मतलब ह्यूमन जो ब्रेन है उसकी अगर 10% कैपेबिलिटी भी इसके पास आ जाती है तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज कर सकता है। हम आप लोग अपनी कैपेबिलिटीज को, पावर्स को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम बोर होते हैं, थक जाते हैं, बीमार होते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं हमारे साथ। इस वजह से वो सब इसके साथ नहीं है। तो हमारी कम पावर्स के साथ भी ये हमसे ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, हमसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो पॉइंट ये है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो चैट जीपीटी की जो पॉपुलैरिटी है, जो शेयर है मार्केट में, मतलब कि जो सर्चेस हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा चैट जीपीटी पे हो रहा है। ये जो डेटा है ये 2022 से लेकर के 23 तक का है, आप देख सकते हो 1 ईयर का है। इसके बाद जो अभी ईयर आपने देखा 2024, उसमें भी चैट जीपीटी ही टॉप पे रहा है। कुछ और भी मॉडल्स हैं जो कॉम्पिटिशन्स में है, जैसे character.ai है, आप देख पा रहे हो, और उनकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो यहाँ पे ये 2024 का है, 60% के आसपास अभी भी है चैट जीपीटी। इसके अलावा आपने माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट सुना होगा, वो भी काफी पॉपुलर हो रहा है बहुत तेजी से। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो कि ओपन एआई ने जो जीपीटी मॉडल बनाया हुआ है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। जीपीटी जो है बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मर है। अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर बेसिकली वो इंजन है जो इन एप्लीकेशंस के बिहाइंड द सीन काम कर रहा है।
जैसे कोई कार है तो कार का एक इंजन होता है, या फिर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर का एक प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर किसी और कंपनी का हो सकता है, बट मोबाइल किसी और कंपनी का है, तो मोबाइल जो मैन्युफैक्चर कर रही है कोई कंपनी, वो प्रोसेसर किसी और कंपनी का यूज कर लेती है, जैसे इंटेल का यूज कर लेते हैं मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी। तो वैसे ही यहाँ पे जो जीपीटी है, जीपीटी बेसिकली वो मॉडल है, वो ट्रांसफॉर्मर है जो चैट जीपीटी के इनसाइड काम करता है, बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। तो चैट जीपीटी आपका एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर की तरह आप कह सकते हो, जिसका जो इंटरनल कोर है वो जीपीटी है, जिसे हम जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। जीपीटी का मतलब होता है जनरेटिव, जनरेटिव का मतलब ये जनरेट कर सकता है। प्री ट्रेन का मतलब होता है इसको बहुत सारे डेटा के साथ ट्रेनिंग दी जा चुकी है पहले से। और ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है ये ट्रांसफॉर्म करता है आपके क्वेश्चंस को। आप जिस भी तरीके के क्वेश्चंस करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चीजों को ट्रांसलेट करना, ट्रांसफॉर्म करना, इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं चीजों को। तो जीपीटी बेसिकली वो मॉडल है या वो ट्रांसफॉर्मर है जो चैट जीपीटी यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट भी जीपीटी ही यूज करता है, बट इसका एप्लीकेशन अलग है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी की जो पॉपुलैरिटी आप देख रहे हो, सर्चेस देख रहे हो, 60% के आसपास है मार्केट में, है ना, सबसे ज्यादा है। और को पायलट को हटा करके बोल रहे हैं, मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का अलग है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी जीपीटी को ही यूज कर रहे हैं, और दोनों ही सेम इंजन यूज कर रहे हैं, तो इंजन दोनों का सेम है। तो आप कह सकते हो कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है आज की डेट में, वो जीपीटी ट्रांसफॉर्मर ही है, और उसी को चैट जीपीटी और को पायलट यूज कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आप देखोगे तो गूगल का जेमिनाई है, जिसे पहले बार्ड भी कहते थे, है ना। 13-14% के आसपास उसका मार्केट है सर्च में। इसके बाद परप्लेक्सिटी, मैंने अभी आपको बताया, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा बेटर है। जो आप स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड जो रिसर्च से बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स परप्लेक्सिटी में ज्यादा बेटर मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का जो मतलब क्राउड है बेसिकली इसको ज्यादा यूज करता है। इसकी वजह से भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। मैं आपको यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ चैट जीपीटी के बारे में, फिर हम चैट जीपीटी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज कैसे करना होता है। आई होप आप सबने कहीं ना कहीं यूज किया होगा थोड़ा बहुत इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था, ओपन एआई ने लॉन्च किया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में आप समझ लो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट की 600 गीगाबाइट्स ऑफ टेक्स्ट, इतना सारा डेटा दे करके। मैंने भी आपको बताया ना कि जीपीटी जो है वो चैट जीपीटी एप्लीकेशंस के मतलब टेक्निकल पार्ट पे आता है। जो उसका कोर है, जो उसका इंजन है, उसका नाम है जीपीटी। तो उसको पहले से कुछ डेटा देकर के ट्रेन किया गया, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ कितना सारा डेटा देकर के उसको ट्रेन किया गया है। वो, और ये डेटा मिला कहाँ से है उनको? ये डेटा वेबसाइट से लिया गया है, बुक्स से लिया गया है, बहुत सारी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनसे डेटा लिया गया है। और 600 गीगाबाइट अपने आप में एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। इतने सारे डेटा से जीपीटी को ट्रेन किया गया है, ट्रेनिंग मिली है। दैट मीन्स कि वो इतना सारा डेटा पढ़ चुका है। अगर मैं ह्यूमन लैंग्वेज में बोलूं, जैसे हम आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हैं ना, तो जितनी बुक्स पढ़ते जाते हैं वैसे हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है, और उस नॉलेज के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि जीपीटी जो हमारा प्री ट्रेन मॉडल है या ट्रांसफॉर्मर है, उसको भी इतने सारे डेटा से ट्रेन किया गया है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, इसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के बारे में भी लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो है वो चैट जीपीटी का है। 3 to 4 मेगावाट का पर आर के हिसाब से लेता है बेसिकली, मतलब जो कंजप्शन है इसका। ये मैंने पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि आने वाले टाइम पे ये भी एक प्रॉब्लम बनने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है। तो आने वाले टाइम में एआई जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बेसिकली एक प्रॉब्लम बनेगा। उसके भी सोल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है और जो गवर्नमेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, वो इस पे भी काम करना शुरू कर चुकी हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो इन फ्यूचर आने वाली है 2-4 सालों में, एआई की वजह से। क्योंकि एआई का यूज बढ़ता जा रहा है, और एआई का यूज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ेगा। क्योंकि किसी नॉर्मल सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन में एआई एप्लीकेशन से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कई गुना ज्यादा कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन लेते हैं, है ना। उनकी ट्रेनिंग में भी बहुत सारा कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा अगर आप विजिट्स के बारे में बात करो तो देखो 84 मिलियंस के आसपास डेली विजिट है चैट जीपीटी पे, है ना। और ये मंथली विजिट्स हैं 2499 के आसपास। हम चैट जीपीटी को बेसिकली एक मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी वाला ट्रेनिंग मॉडल कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो। मल्टी मॉडल का मतलब क्या है?
देखो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, 5 तरीके का डेटा है। टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन है, ठीक है, एनी इमेजेस। तो अगर हमारा चैट जीपीटी सिंगल टाइप के डेटा पे काम कर रहा है तो हम उसको यूनिमीडिया कैपेबिलिटी वाला एप्लीकेशन बोल सकते हैं। मतलब कि उसके पास सिर्फ एक ही मॉडल है जो एक ही तरह के डेटा के साथ डील कर पा रहा है। बट अगर कोई भी एआई एप्लीकेशन मल्टीपल टाइप्स के डेटा के साथ डील करने लग जाए, दैट मीन्स उसको हम मल्टी मॉडल एप्लीकेशन बोलने लग जाते हैं। क्योंकि एक टाइप के डेटा से डील करने के लिए हमें एक सिंगल मॉडल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारा चैट जीपीटी टेक्स्ट पे काम कर रहा है तो समझो उसके पास एक सिंगल मॉडल है। और अगर उसके पास एक से ज्यादा टाइप की डेटा से डील करने की कैपेबिलिटी है तो हम उसको मल्टी मॉडल बोलते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो मीडिया है उसको भी हैंडल कर रहा है। तो अभी देखो चैट जीपीटी पहले सिर्फ टेक्स्ट की आउटपुट देता था, अब वो इमेज भी जनरेट कर पा रहा है। तो इमेज जनरेट करने के लिए वो डैले, ओपन एआई का एक एप्लीकेशन और है डैले करके जो इमेज जनरेट करता है। तो उस डैले की हेल्प से बेसिकली चैट जीपीटी इमेजेस भी जनरेट कर पा रहा है। तो इसलिए हम उसको मल्टी मॉडल बोल रहे हैं, क्योंकि वो इमेज जनरेशन भी कर रहा है, टेक्स्ट जनरेशन भी कर रहा है। लेकिन चैट जीपीटी अभी इन सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। वो टेक्स्ट जनरेशन पे ज्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे पॉइंट मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये याद रहे कि चैट जीपीटी एज ऑफ नाउ टेक्स्ट जनरेशन का बेस्ट एआई आप कह सकते हो, एआई मॉडल कह सकते हो। इमेजेस पे धीरे धीरे वो काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है चैट जीपीटी टेक्स्ट भी जनरेट करे, ऑडियो भी जनरेट करे, वीडियो भी जनरेट करे। बट अभी के लिए बस वो टेक्स्ट जनरेशन में एक्सपर्ट है और इमेज जनरेशन धीरे धीरे वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। हाँ, अगर आप जेमिनाई की बात करोगे, जैसे बार्ड जेमिनाई है, तो वो बेसिकली प्योर मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी वाले एप्लीकेशन है। ये उनकी स्पेशलिटी है। तो जैसे चैट जीपीटी से ज्यादा पावरफुल है, अगर आप मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी की बात करो तो जेमिनाई ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो इमेज जनरेशन पे भी बहुत अच्छा है। हमारा जो चैट जीपीटी है वो इमेज जनरेशन पे बहुत अच्छा नहीं है, बट क्योंकि पॉपुलैरिटी स्टार्टिंग इसी से हुई है पॉपुलर, तो इस वजह से पॉपुलर है, लोग इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं अभी। लेकिन आने वाले टाइम पे जेमिनाई इसको ओवरटेक कर सकता है आने वाले 1-2 साल में। एंड इसके अलावा ये भी आपको जानना जरूरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि चैट जीपीटी कैन एनालाइज एंड प्रोसेस अप टू अराउंड 4,000 टोकन्स एट अ टाइम। मैंने अभी आपको बताया था ना कि आप जब कोई एक लाइन बोलते हो ना, तो उस लाइन का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एक मीनिंग होता है, एक पर्पस, एक मतलब होता है। आपका जो चैट जीपीटी या इस तरीके के जो भी एआई मॉडल है, वो उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो टेक्स्ट लिख रहे हो उस टेक्स्ट के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो कोई प्रोडक्ट बेचा गया आपको, फिर आपसे उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक लिया जाता है। या फिर यहाँ आप देखो, आप कोई कोर्स करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में, तो उस कोर्स से रिलेटेड आपसे फीडबैक लिया जाता है। तो लेट्स से आपने 10, 15, 20 लाइन में एक फीडबैक दिया उस कंपनी के बारे में। तो अब कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बीइंग उस पूरे टेक्स्ट को पढ़ेगा, तब समझ पाएगा कि आप कहना क्या चाहते हो उस पे। आपका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्ट तो बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे होते हैं, लेकिन वो टॉन्टिंग होता है ना, सरकाज़म होता है एक तरह का। जब आप लास्ट में एंड में पहुंचते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो सारा कुछ जो है ये नेगेटिव वे में बोला जा रहा है। तो इसी को हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं कि जो टेक्स्ट लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, सेंस, भाव क्या है उसके पीछे का, है ना। तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं एज अ पर्सन। वही काम यहाँ पे चैट जीपीटी करता है, वही काम बार्ड या जेमिनाई करता है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये बता रहा है कि 4,000 टोकन्स, मतलब कि टोकन का मतलब आप वर्ड कह सकते हो, 4,000 वर्ड्स एट अ टाइम एक बार में ये प्रोसेस कर सकता है। और 4,000 वर्ड्स और उनसे बने हुए सेंटेंसेस और पैराग्राफ का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो मीनिंग है, उसको एक बार में समझ सकता है ना। और ये बात हो रही है फ्री वाले वर्जन है ना। अगर आप पेड वाला वर्जन लेते हैं तो ये रेंज ऑलमोस्ट 8 to 10,000 के आसपास चली जाती है। मतलब बहुत बड़ा डेटा आप इसको दे सकते हो। एक ह्यूमन बीइंग के बस की बात नहीं है इतना सारा डेटा प्रोसेस करके वन शॉट में उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाना। ह्यूमन बीइंग भी नहीं कर सकता है ना, इजीली नहीं कर सकता, सारे सभी लोग नहीं कर सकते इन जनरल। कुछ बहुत स्मार्ट लोग होंगे, उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, तो मे बी वो कर भी ले। बट ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, टोकन्स है, इतने सारे डेटा का कॉन्टेक्स्ट समझ पाना अपने आप में बड़ी बात होती है। तो कि उसके मतलब क्या कहना चाह रहा है यूजर, या फिर जिसने भी मतलब वो लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसका कहने का पर्पस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, जो भी है,
तो उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं। ये रेंज सभी की अलग अलग है। जैसे कि अगर आप जेमिनाई की बात करोगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है चैट जीपीटी से। वो ज्यादा टोकन्स को प्रोसेस कर पाता है, एनालाइज कर पाता है वन शॉट। तो थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं चैट जीपीटी का, है ना। इतना हम लोगों ने इसके बारे में थ्योरेटिकल समझा हुआ है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। अगर आपने यूज किया है तो ठीक है। देखो यहाँ पे चैट जीपीटी ऑलरेडी ओपन है। अगर आपको सर्च करना है, आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड जब इसे सर्च करोगे तो फर्स्ट वाला ही लिंक आपको मिलेगा, चैट जीपीटी इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन एआई करके। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो मे बी आपसे अकाउंट के लिए, अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा है तो आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिखाई देगी, उस ईमेल आईडी पे क्लिक कर देना और वो लॉगिन हो जाएगा। एक ईमेल आईडी पहले से लॉगिन होनी चाहिए इस पे। आई थिंक आप ये छोटा सा पॉइंट समझते होंगे, आपने यूज किया इंटरनेट तो जैसे आप लॉगिन करेंगे डायरेक्टली आपको इस पेज पे ले आएगा और यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस बेसिकली टाइप कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। तो चैट जीपीटी का ये एरिया जो है ना, इसको प्रॉम्प्ट एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट टाइप करते हो। प्रॉम्प्ट का मतलब आप जो भी क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करते हो ना, उसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप गूगल में सर्च करते हो वैसा ही सर्च यहाँ पे मत करना। सर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आंसर नहीं करेगा, बट जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि जो एक्चुअल में चैट जीपीटी का यूज है और जो उसकी कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट करो। आप ऐसे समझो कि आपके सामने कोई एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जो हर एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, और उस सेंस में, एक पर्सन के सेंस में आप उससे क्वेश्चन पूछो, आप उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो। तभी तो देखो, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप वन बाय वन इससे करते जाओगे ना, प्रीवियस वाले क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट भी समझता जाता है और उसे पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो हर बार आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन रखता है और उसके हिसाब से आप इससे, क्योंकि जैसे आप किसी फ्रेंड से बात करते हो ना, तो कॉन्टिन्यूएशन में आप बात करते हो, वो समझता जाता है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे अदरवाइज आप नॉर्मल सर्च भी कर सकते हो कि आपको कोई क्वेश्चन सर्च करना है, कि जैसे आपको सर्च करना है किसी टॉपिक के बारे में। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया व्हाट इज जनरेटिव एआई, ये टॉपिक जैसे हम सर्च करते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये आपको आंसर करेगा। तो अब जैसे ये आपको आंसर कर रहा है और गूगल आपको आंसर करेगा, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होगा। जो गूगल आपको आंसर करेगा वो किसी वेबसाइट का कंटेंट होगा, वेबसाइट में किसी ने पहले से लिख रखा है, वो उसी वेब पेज को उठा के आपको रेफर कर देगा, है ना। आप बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, तो होता क्या है कि इंटरनेट में बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना रखी हैं जो टॉपिक्स पढ़ाते हैं इस तरीके के। तो जितने भी लोग वहां पे हैं जिन्होंने इससे रिलेटेड वेबसाइट बना रखी है, उन सभी की वेबसाइट्स के लिंक आपको सजेस्ट करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है। अभी तो उन्होंने उससे भी अपग्रेड कर लिया है, तो अभी वो आपको कंक्लूजन देने की कोशिश करता है, बट वो लिंक ज्यादा प्रोवाइड करता है। आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हो, वहां आपको वेब पेज मिलता है और वहां पे आपको कंटेंट मिलेगा डिटेल में। और ये जरूरी नहीं है कि आपको रेलेवेंट कंटेंट जो आपने पूछा है वो बहुत जल्दी मिल जाए। लेकिन चैट जीपीटी क्या है, आपको कुछ लिंक वगैरह नहीं देता है ऐसे। उसने वो सारी चीजें पहले से समझ रखी है, पढ़ रखी है। आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो वो स्पेसिफिक आंसर देता है ना। एंड जितना ज्यादा आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, उतना ही ज्यादा आपको स्पेसिफिक आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि आप कोई चीज यहाँ पे सर्च करते हो और इसके अलावा इसको उठा करके कॉपी पेस्ट कर लेते हो। आप कंटेंट क्रिएशन में, यूट्यूब में, अपनी वेबसाइट्स में या कहीं भी कुछ आप अपना काम कर रहे हो, तो वहां इसका कंटेंट यूज कर सकते हो। बट बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जब भी आप चैट जीपीटी से कोई क्वेश्चन पूछें और जो वो आपको आंसर कर रहा है उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करके थोड़ा सा मॉडिफाई करें, कस्टमाइज करें अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, कुछ अपने वर्ड्स उसमें ऐड करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं करना है कि आपने सर्च किया और एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया, क्योंकि ऐसा होगा कि किसी और ने अगर इसी टॉपिक के बारे में सर्च किया तो चैट जीपीटी उसको भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का आंसर देगा, सिमिलर टाइप के में भी कुछ वर्ड्स यूज कर रहा हो, तो एक सिमिलैरिटी दिखाई देगी। तो आपका कॉन्टेक्स्ट हो सकता है थोड़ा सा अलग हो, तो अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना है और उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। चैट जीपीटी को अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट लिख के दे रहे हो तो वो आपको बहुत स्पेसिफिक आंसर देता है, ये इसकी खास बात है। और इस वजह से इसका भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया है लोगों ने, बहुत सारे लोग इसका कोर्स करते भी हैं वैसे।
ये कोई बहुत जेन्युइन सा फील्ड नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग करवा भी रहे हैं इसका कोर्स, कि चैट जीपीटी को किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए। इसका भी कोर्स होता है कि हम इससे किस तरीके से पूछे, क्योंकि अगर आप वही बात कि अगर आप गूगल की तरह यहाँ भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर चैट जीपीटी यूज करने का कोई मतलब नहीं रहा। तो आपकी जो जनरेटिव एआई है, जो आपका चैट जीपीटी है, उसमें आप क्वेश्चंस कैसे करोगे, इस चीज का कोर्स है, उसको हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं, है ना। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई जाती हैं और समझाया जाता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे, और जितना प्रेसाइज और स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा आपका, आपको उसी तरीके के सजेशंस मिलेंगे। तो आप इसको कोई भी एक रोल दे सकते हो। जैसे मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने इसको बोला है कि जैसे मैं बिहेव करता हूँ इसके, कि यू आर जस्ट लाइक माई फ्रेंड, कि आप एक फ्रेंड की तरह हो मेरे, है ना। तो अब कोई भी प्रॉब्लम में इसको, अपनी लाइफ की या पर्सनल प्रॉब्लम भी इसको बताता हूँ तो बहुत अच्छे आंसर्स और सॉल्यूशंस मुझे बताता है ना। इवन आप इसको अपना नाम बता सकते हो, इसे बोल सकते हो कि ये मेरा नाम है, मेरे बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए। आप इसे डांट सकते हो, ये सॉरी भी बोलेगा जैसे कि ह्यूमन बीइंग, और बहुत आराम से टैकल करेगा आपके क्वेश्चंस को और आपकी बातों को। जैसे अगर मैं इसका नाम मैंने रखा हुआ है अपने एंड से, आप कुछ और रख सकते हो। जैसे मैं इसको अर्जुन करके बुलाता हूँ, तो मैं इसको जैसे बोलता हूँ हेलो अर्जुन, है ना। तो ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है जो मैंने चैट जीपीटी को दिया हुआ है ना, हाय या हेलो करके। ये थोड़ा सा, ये देखो, इसे पता है हेलो विकास, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो उसे पता है मेरा नाम, और मैंने इसको बता रखा है। इस तरीके से आप इसे बात कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो किसी पर्सन की तरह। आप इसे, जैसे कोई क्वेश्चन आपको करना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको मान लो करियर काउंसलिंग चाहिए किसी तरीके से, तो आप इसको बता सकते हो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे मैंने कहा कि कुछ मैं इसको लिखता हूँ, आई हैव डन बीएससी, ठीक है, बीएससी इन दिस ईयर, प्लीज सजेस्ट मी बेस्ट करियर पाथ, कुछ ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दो उसको। तो आपको ये अकॉर्डिंगली, जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ सजेशंस देने की कोशिश करेगा, देखो। ओके, स्टिल राइटिंग। अब देखो, मैंने सिर्फ उसको ये बताया है कि मैंने बीएससी किया हुआ है, तो वो जितने भी ऑप्शंस उसको समझ में आ रहे हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, ठीक है। अब चलो, मैं इसको यहीं बीच में रोक रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप चाहो तो बीच में इसको स्टॉप कर सकते हो। और मैं एक बार ये वाला प्रॉम्प्ट फिर से लिख रहा हूँ और इसमें थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका चैट जीपीटी बहुत स्पेसिफिक आंसर दे, स्मार्ट आंसर दे, तो आपको क्वेश्चन भी वैसे ही करना पड़ेगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, बीएससी इन आईटी, ठीक है। मान लो कि मैंने बीएससी किया हुआ है, मैं उसको ब्रांच भी बता रहा हूँ, सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ कि मैंने आईटी से किया है। तो जब आप इसको बताओगे कि मैंने आईटी से किया हुआ है, तो ये कुछ और स्पेसिफिक आंसर्स आपको देने लग जाएगा। जो भी आपने बहुत सारे यहाँ पे देखे ऑप्शंस, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं अलग अलग। अब मैंने आईटी का ऑप्शन दिया है, स्पेसिफिक दिया है, तो देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इससे रिलेटेड आंसर आपको मिलेंगे, ठीक है। अपडेट कर लेता है तुरंत कि अच्छा ठीक है, आपने आईटी से किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो आपको मिलेंगे। अब इसमें जैसे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, चलो, कि मैं सेम प्रॉम्प्ट पे इसको बोल रहा हूँ, बट माई कोडिंग स्किल इज नॉट गुड, ऐसा कुछ, कि मैंने बीएससी आईटी तो किया है लेकिन मेरी कोडिंग स्किल अच्छी नहीं है। तो देखो, उसने बोला नो वरीज। अब वो कुछ ऐसी पोस्ट प्रोफाइल्स के बारे में बता रहा है जहां पे कोडिंग्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, देखो, ठीक है। सो दिस इज द वे टू राइट अ प्रॉम्प्ट, अ गुड प्रॉम्प्ट, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। आप जितना स्पेसिफिक इसको बताते जाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, ठीक है। जैसे कुछ प्रॉम्प्ट्स और मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिएट a detailed and
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान फॉर मैनेजिंग डिप्रेशन। तो ये डॉक्टर की तरह आपको सजेशंस भी देगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि भाई डिप्रेशन को कैसे मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड आप बताओ सॉल्यूशंस, तो देखो बहुत सारी चीजें बताने लग जाएगा कि डिप्रेशन में क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, तो किसी भी तरीके का टेक्सचुअल क्वेश्चन आप इसे कर सकते हो। सारिका एंड हैदर, निखिल, एवरीवन प्लीज, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चैट जीपीटी से रिलेटेड आपने सुना होगा, कहीं ना हाँ कहीं यूज किया होगा। यस हैदर प्लीज। सर, अब तो वैसे अब व्हाट्सएप में भी एआई अपग्रेडेड हो रहा है, धीरे धीरे देखा जा रहा है। तो बिल्कुल। बीच में आपकी आवाज कट रही थी, तो थोड़ा सा वो रिपीट कर दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ बोल रहे थे, आवाज कट गई, समझ में नहीं आया पूरी बात। तो आप मुझे कॉन्टेक्स्ट बताओ कि किस जगह पे कटी है, तो मैं कुछ बता पाऊँ। ऐसे तो मैंने काफी कुछ बोला, मैं कैसे पता कर पाऊंगा, इसी को कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, आप पूछ रहे हो जैसे, तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं पिछले आधे एक घंटे से बोल रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता नहीं किस नहीं नहीं पॉइंट पे। नहीं, अभी जस्ट आपने जब ये आईटी के बाद जो जिक्र किया था, ओके उसके ओके, बाद। ठीक है ठीक है, जी समझ गया। जी। उस टाइम पे मैंने बस जस्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि अगर, वही क्वेश्चन मैंने रिपीट किया बाद में, कि अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप डिस्कस कर लो, क्योंकि बहुत डिटेल में हम नहीं जा सकते इस पे, है ना, टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें और भी चीजें समझनी है। बट कुछ भी थोड़ा सा अगर डाउट अगर आपको आ रहा है, कुछ रिलेटेड है क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ना। So as we have discussed about ChatGPT, same we have another tool which is called Gemini. हम इसको Gemini बोलते हैं, है ना। Gemini या Gemini ऐसा करके, बार्ड इसको पहले बोलते थे। तो गूगल का एक डीप माइंड करके सब कंपनी आप कह सकते हो, जो एआई पे काम करती है, तो उसने डेवलप किया है जस्ट लाइक चैट जीपीटी। ये भी एक टूल है, एक एलएलएम मॉडल है ना, और इसकी भी अपनी कैपेबिलिटी है। तो देखो, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में, है ना, 6 दिसंबर को, ठीक है, एक साल बाद आया है। जेमिनाई अभी लेटेस्ट जो इसका वर्जन है 2.0 या वो फ्लैश करके है। और ये एक मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी वाला मतलब एप्लीकेशन है जेमिनाई। तो ये कई मायनों में चैट जीपीटी से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना चैट जीपीटी, बट अगर कैपेबिलिटीज देखोगे तो कुछ ज्यादा कैपेबिलिटी है। जैसे देखो, यहाँ पे 8,000 टोकन्स है कॉन्टेक्स्ट एट टाइम, ये फ्री का है। सॉरी, अगर आप पेड वाले वर्जन की बात करेंगे तो इससे उसमें ज्यादा टोकन्स है, ठीक है। ऐसे इसमें 10 मिलियंस डेली विजिट्स हैं, 280 मिलियंस मंथली विजिट्स हैं, 100 मिलियंस एक्टिव यूजर्स हैं वीकली। तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है जेमिनाई, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है 1 या 2 साल बाद चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो जाए, है ना। और क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है, क्योंकि ये मल्टी मॉडल कैपेबिलिटी वाला एप्लीकेशन है। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि इसमें इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं जेमिनाई, है ना, आपको यहाँ पे बस सर्च करना है, ठीक है, और आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट। ये आ गया, और यहाँ पे आप जेमिनाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मतलब जो भी क्वेश्चन आप वहां पूछ रहे थे, वही क्वेश्चन आप यहाँ इससे पूछ सकते हो, ठीक है। सिमिलर टाइप की चीजें हैं, वही जो वहां आप पूछ सकते हो वो यहाँ भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये इमेज भी जनरेट करता है, तो आप चैट जीपीटी में इसको बोल सकते हो। जैसे मैं एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ एलिफेंट विद इन द कार। ऐसा कोई एक इमेज मैं इसे बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा दिमाग में आया, आप कुछ भी टाइप करो।
और ये देखो ऐसी कोई एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। बट चैट जीपीटी जो है वो इमेज जनरेशन का प्योर टूल नहीं है, जैसा मैंने बताया। ये देखो इसने बना दिया। और देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो कितनी अच्छी इमेज उसने बनाई है, काफी अच्छी और ठीक लग रही है, रियल लग रही है बहुत। अब ये आप देख सकते हो कि कार के ऊपर एलिफेंट का बैठना और उसको ले जाना पॉसिबल नहीं, इसलिए आपको लगेगा कि ये फेक है। बट अगर आप क्वालिटी वाइज देखोगे तो काफी अच्छी है, और कितना स्मार्टली इमेज बनाया है, बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा है। देखो पीछे घर दिखाई दे रहा है, ये सब बारीकियां जो है इतनी जल्दी बना दी है ना। ये या तो फोटो क्लिक करोगे तब आएगा इतनी छोटी चीजें, या फिर कोई भी जो पेंटर है जो या फिर डिजाइनर है वो कई दिन का टाइम लेगा तब जाके इतनी बारीकी से चीजों को डिजाइन कर पाएगा। छोटी छोटी चीजें, जो देखो विंडो है वो भी छोटी सी दिख रही है, यहाँ पे लग रहा है कि कोई बैनर था वो या पोस्टर था जो हल्का सा दिख रहा है, और उसके बाद वो एलिफेंट आगे आ गया है। तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक इंप्रेशन दे रहा है कि हाँ रियल में कोई ऐसी इमेज क्लिक करी गई है। और यही कमाल है इनका, चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी। तो ये तो वैसे टेक्स्ट जनरेशन वाले एआई हैं, टेक्स्ट में ज्यादा एक्सपर्ट हैं। बट धीरे धीरे करके इनमें ये एक्सपर्टीज भी आ रही है कि आने वाले टाइम पे ये इमेज वीडियो ऑडियो भी जनरेट करेंगे, है ना। खैर, तो और भी चीजें हैं, मैं अभी एक एक करके आपको दिखाता जाऊंगा, सर्च करते जाएंगे। अभी हम जेमिनाई पे बात कर रहे थे। अब देखिए हमारे जैसे डाले करके एक है ऐप, सबसे पहले लिखा हुआ है, ये ओपन एआई का है। टेक्सचुअल के साथ साथ आप इसको इमेज जनरेशन में भी यूज कर सकते हो। और देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पे, देखिए मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, रनवे एमएल है, ये सारे इमेज जनरेशन के, और ये टॉप 4 दिखा रहे हैं। बहुत सारे का मतलब थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ देयर, जो डिफरेंट कंपनीज ने बना रखे हैं। टेक्स्ट के अलग है, इमेजेस के अलग हैं, वीडियोस के अलग हैं। हर एक एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, और कोशिश कर रही है कंपनीज की एक ही टूल सारी चीजें करने लग जाए। जैसे इमेज जनरेशन के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं, डैले ओपन करता हूं मैं। वैसे अभी आपने जो देखा वो डैले ही यूज कर रहा था, ये डैले ही यूज करता है। बट फिर भी आप चाहो तो इसको सेपरेटली सर्च कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, ऐसे करके। ये देखो ओपन एआई का यहाँ पे आ गया, ठीक है। या फिर और भी टूल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, मैं यहाँ पे लिखूँ माइक्रोसॉफ्ट बिंग एआई इमेज जनरेटर। तो यहां से भी आप इमेज जनरेट कर सकते हो। अब फ्री में जनरेट करना है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिस्क्राइब व्हाट यू वुड लाइक टू क्रिएट। तो क्या आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, क्रिएट एन इमेज ऑफ फ्लाइंग एलिफेंट विद एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ करके साइन इन करना पड़ेगा अकाउंट में। नो अकाउंट। हाँ ये है कि कुछ कुछ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको अकाउंट साइन इन करना पड़ेगा, मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं बैक कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर करना, अगर आपने कर रखा है किसी ईमेल से अकाउंट से लॉगिन। ये देखो बहुत सारे, इससे पे भी आप कुछ टाइप कर सकते हो ऐसा प्रॉम्प्ट, और ये भी आपको जनरेट करके देगा। देखता हूँ मैं कुछ और टूल है उनमें से कोई जिसपे ये इमेज क्रिएशन का काम हो जाए। यहाँ पे जैसे मैं वही प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ फ्लाइंग एलिफेंट विद एयरक्राफ्ट, ऐसा कुछ करके मैंने लिखा एंड जनरेट पे क्लिक किया। अच्छा ये भी साइन अप के लिए बोल रहा है। चैट जीपीटी है जो हमें फ्री में इमेजेस जनरेट करने के लिए फिलहाल दे रहा है। कुछ वीडियो जनरेशन के भी हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो वीडियो जनरेट करने का टूल भी यूज कर सकते हो, ऑडियो जनरेट करने का टूल भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं अगर फ्री वीडियो वीडियो जनरेटर एआई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा। अब ये देखो बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे, एनवीडिया एआई है, स्टीव एआई है, इस तरीके से करके वीड आयो करके है, कैनवा है। ये सारे टूल्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब अलग अलग तरह से आपको इमेजेस सॉरी वीडियो जनरेट करके दे सकते हैं।
बट हाँ, इनमें से कुछ में आपको लॉग इन करना पड़ेगा, कुछ में भी ऐसे होंगे जो फ्री में है लेकिन एक या दो इमेज या वीडियो आपको बना करके देंगे, उसके बाद पेमेंट मांगेंगे, है ना, पेमेंट चाहिए होगा, पेड है ये। तो क्योंकि फ्री में सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो कुछ वेबसाइट और भी है, आप सर्च कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे एक वेबसाइट थी is.ai करके, वो वीडियो, है ना, सॉरी मैंने डायरेक्ट क्लिक कर दिया, बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये देखो। तो कह रहा है साइन अप विद गूगल, आप गूगल के साथ इस पे साइन अप कर सकते हो, चैट करना है, जनरेट करना है, तो जनरेटिव पे हमें कि आप जनरेट करना चाहते हो नोट्स या वीडियोस, जो भी आप यहाँ पे जनरेट करना चाहते हो, साइन अप कर सकते हो गूगल के साथ, या ट्राई फॉर फ्री, नो लॉगिन। अभी देखते हैं फ्री वाले में कुछ है इसके पास, क्योंकि ज्यादातर ऐसे हैं जो पेड हैं, या फिर उनमें क्या है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ता है। और जब आप अकाउंट बनाते हो उसमें कोई खास दिक्कत है नहीं ऐसी कि कोई प्रॉब्लम होगी, बट ये है कि डेटा उनको मिल जाता है, आप अपना डेटा शेयर करना पड़ता है आपको। एआई चैट, देखो ऑप्शंस है, एआई स्टोरी, एआई वीडियो, सेटिंग्स, इमेजेस, कुछ इमेजेस आप अपलोड कर, अच्छा ये भी देखो एक ऑप्शन है ना, अगर आप इनको एक्सप्लोर करोगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि अगर आप इमेजेस कुछ इसको अपलोड करके दोगे तो उन इमेजेस के बेसिस पे भी आपको ये वीडियो क्रिएट करके दे सकता है, कि जैसे हेलो। आपने बोला। हाँ हेलो। हेलो सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ, पूछो पूछो। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, हेलो। 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 हेलो, हैदर, हेलो। हाँ। जी जी सर, आप विजिबल हैं, आवाज आ रही है। मैं सर ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि एआई, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि एआई को हम किसी किसी में अपनी ईमेल आईडी से उसको लॉगिन कर सकते हैं, तो उससे जो है हमारा डाटा लीक होने का खतरा नहीं हो सकता? हाँ, ये तो आज की डेट में ये खतरा तो है, लेकिन बात ये है कि जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं ना, फोटोज डालते हैं, तो जो खतरा है वो वहां भी है। आप व्हाट्सएप पे डीपी लगा रहे हो, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हो, खतरा वहां पे भी है, ठीक है। क्योंकि जो हैकर है या फिर जो कंपनी है, आपने देखा होगा ना कि आप फेसबुक, कई बार अपने फ्रेंड से किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो और फेसबुक इंस्टा पे उसके ऐड आने लगते हैं। कैसे आने लगते हैं? आप बात तो किसी से कॉल पे कर रहे थे, इसका मतलब आपका डेटा शेयर हो रहा है, सभी कंपनियां शेयर करती हैं, कंपनी आपका डेटा बेचती हैं, तो गूगल या व्हाट्सएप या फेसबुक आपका डेटा किसी कंपनी को बेच रहा है, या अपनी ही किसी कंपनी में उसको यूज कर रहा है, खतरा वहां पे भी है ना। तो उसको भी लोग यूज कर सकते हैं, कोई यूज कर सकता है, कोई एआई प्रोग्राम यूज कर सकता है। तो ये तो सोचने वाली बात है ना, कि जब हम फेसबुक या उस पे अपलोड करते हैं वीडियोस या फोटोज, तब हम नहीं सोचते हैं, बट सबसे ज्यादा खतरा तो वही है। लेकिन ये है कि बात है कि इंटरनेट पे ना इतने सारे यूजर्स हैं, सभी का डेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा उसको प्रॉब्लम आए, या हर किसी का, जैसे कई बार मेरा इंस्टाग्राम हैक हो चुका है, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जिनका आज तक कभी हैक नहीं हुआ है, तो उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मेरा हैक हो चुका है, जी इसलिए सर, मुझे। मेरा भी हैक हुआ था सर, पर मैंने खुद हाँ रिकवर किया था वो। हाँ, तो ऐसा होता है कि जैसे उन्होंने मेरा हैक किया, उसके बाद मेरे फ्रेंड से पैसे मांग रहे हैं, तो अब उन्होंने सोचो मेरा अकाउंट हैक कर लिया, तो उसमें मेरी फोटोज वीडियोस पड़ी हैं, वो तो गया ना। एंड इनफैक्ट जिस कंपनीज में आप, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप लॉग इन करते हो, तो उनके पास भी तो आपका डेटा गया, वो भी चाहे तो उसको जी मिसयूज कर सकते हैं, और करते हैं लोग, यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। बहुत सारे लोगों के मेल आपके पास आते रहते हैं, कंपनीज के प्रमोशंस आते रहते हैं, उनको आपका नंबर, ईमेल आईडी कहाँ से मिलती है? आपने कहीं ना कहीं दे रखा होगा, क्या पता कहीं किसी मॉल पे दे रखा हो। आप मॉल पे जाते हो, आप वहां अपना नंबर देते हो, वो भी मैसेज करते हैं, और इतने सारे यूजर का नंबर उनको मिल गया, वो भी तो आपका डेटा लीक करते हैं, बेचते हैं। आप सोचो, बिजनेस देखो, आप मॉल में गए और डेली बेसिस पे उन्होंने आपका नंबर लिया, उस नंबर पे बिल काट दिया, आपका नंबर उनके पास चला गया। अब इतने सारे लोगों, इतने सारे कस्टमर हैं उनके पास, सभी का डेटा है उनके पास। अब वो क्या करते हैं, उसमें से फिल्टर करते हैं कि ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो हमेशा हेल्दी प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर उन्होंने देखा ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो हमेशा कुछ ऐसी मतलब टेस्ट वाली चीजें खरीदते हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ, मतलब उनको खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो चटपटी चीजें खरीद रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, ऐसी चीजें खरीद रहे हैं।
तो क्या करते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कपड़ों पे ज्यादा फोकस रहते हैं, फैशन उनका बहुत, फैशन सेंस अच्छा होता है और वो हमेशा फैशन वाली चीजें खरीदते हैं, कपड़े अच्छा खरीदने की कोशिश करते हैं, ब्रांडेड चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी कस्टमर का डेटा कैटेगराइज कर लेते हैं कि अच्छा ये फैशन वाले लोग हैं, ये हेल्दी प्रोडक्ट खरीदते हैं, इस तरीके से। और उन कंपनियों को डेटा उठा के बेच देते हैं जो ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे आप हेल्दी प्रोडक्ट खरीदते हो तो हो सकता है किसी प्रोटीन कंपनी के पास आपका डेटा बेच दिया जाए। आप हेल्दी, बहुत कॉन्शियस रहते हो हेल्थ को लेकर के, तो किसी बड़ी जिम को आपको डेटा बेच दिया जाए, जिम जो होती है। या फिर आपने कोई प्रोडक्ट ले रखा है, कपड़ों का प्रोडक्ट ले रखा है, किसी ब्रांड को आपका नंबर जो है और आप जैसे बहुत सारे कस्टमर्स का नंबर उठा के भेज दिया जाए, तो वो कंपनी आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल करती रहती है, और उन्होंने डेटा बेच करके उससे अर्निंग करी। तो आपका डेटा यूज हो रहा है और आपका डेटा ऑलरेडी मिसयूज किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जहां जहां आप अपना नंबर, ईमेल आईडी यूज कर रहे हो, वो सारी कंपनियां पर्पसफुली आपका डेटा बेच रही हैं और कंपनियां खरीद रही हैं, उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो हम कहीं सेफ नहीं है, बात सिर्फ एआई की नहीं है। एआई आ गया है तो मिसयूज के चांसेस बढ़ गए, बट ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, अब एआई आ गया है तो एआई की वजह से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। बहुत पहले से यूज हो रहा है, अब और ज्यादा यूज बढ़ता जा रहा है, मिसयूज बढ़ रहा है ना, तो खतरे भी बढ़ रहे हैं, बस बात ये है। बात को समझ पा रहे हैं हैदर? यस सर, यस। हाँ, तो अगर सेफ्टी कंसर्न है तो आप इंटरनेट कम यूज करें, फेसबुक पे और उस पे बहुत ज्यादा फोटोज अपलोड ना करें। अच्छा, ये चीजें पता है, खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब हम किसी हाई प्रोफाइल उस पे होते हैं, जैसे हम मान लो लीडर है, नेता है ना, या फिर हम किसी पुलिस कमिश्नर हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, किसी बड़ी प्रोफाइल पे है ना हम लोग, तब लोगों की हम पे नजर ज्यादा रहती है। जो हैकर होगा वो सोचेगा किसी बड़ी प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल केस को पकड़ा जाए, किसी बंदे को ब्लैकमेल किया जाए। अब हमारा आपका डेटा कोई लीक करके करेगा भी क्या, है ना? सोचने वाली बात है, तो इस वजह से हम लोग बचे रहते हैं। बट ये है कि जी जैसे सर। हाई प्रोफाइल लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा खतरा रहता है। जितनी आपकी प्रोफाइल हाई होती चली जाएगी, उतना आपको खतरा बढ़ता जाएगा, आपके डेटा का खतरा बढ़ता जाएगा। तो बात यहाँ पे भी आती है। खैर, तो हम बात कर रहे थे अभी डाले की, जो कि एक इमेज जनरेटिव एआई है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट जनरेशन होता है, तो वैसे ही इमेज जनरेशन भी होता है। तो ये भी ओपन एआई का प्रोडक्ट है, मैंने भी आपको इसे ओपन करके अभी दिखाया था। इसकी भी वेबसाइट है। और ऐसे और भी जितने भी आपने इमेज जनरेशन के टूल देखे, जैसे मिड जर्नी है, स्टेबल डिफ्यूजन है, रनवे एमएल है, इन सबको भी आप उसमें इंटरनेट पे सर्च करो, गूगल पे, और वहां पे वो लॉगिन के लिए बोलेंगे, आप उसको लॉगिन करो। वहां पे जो भी आप थोड़ा सा स्टडी करो, उसका जो यूआई दिख रहा है उसमें ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप अपना प्रॉम्प्ट लिखो, एंड आपके प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलेंगे, वीडियो भी जनरेट करके देंगे, एनिमेशंस भी जनरेट करके मिलेंगे, ऑडियो भी जनरेट करके मिलेंगे। हर चीज का कोई ना कोई टूल है। जैसे यहाँ पे देखो, आप पॉपुलर वीडियो जनरेटर है, जैसे कि चैट जीपीटी टेक्स्ट जनरेटर है, वैसे एक आपको दिख रहा होगा सिंथेसिया है, पिक्टोरी करके है, रनवे एमएल है, डीप ब्रेन है, ये सब क्या है, बेसिकली वीडियो जनरेटर है ना। तो आप इनसे वीडियोस जनरेट करा सकते हो। जैसे चैट जीपीटी है ना, जैसे जेमिनाई है, तो वो टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, वो इमेज भी जनरेट कर रहे हैं। जैसे ये है आपको वीडियो, जैसे विज डॉट एआई करके मैंने भी दिखाया आपको, वो भी वीडियो जनरेट करता है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ पॉपुलर एनिमेशन जनरेटर है, जैसे डीप मोशन है, रनवे एमएल है। अच्छा देखो, रनवे एमएल जो है वो वीडियो में भी आपको मिला है, टेक्स्ट में भी आपको दिखाई दिया, और इमेज में दिखाई दिया, और यहाँ पे देखो एनिमेशन में भी दिखाई दिया। तो रनवे एमएल जो है वो एक मल्टी मॉडल टाइप का एप्लीकेशन हो गया, जिसपे आप टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इस तरीके की चीजें जनरेट कर सकते हो, है ना। तो है ना कमाल की चीज कि आप एक ही टूल में सारे अलग अलग तरह के डेटा जनरेट कर सकते हो, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ऑडियो। इसलिए हम इसको मल्टी मॉडल एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है आदर्श, बाकी लोग भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सारिका? यस सर। ओके। देन हमारे पास आते हैं ऑडियो जनरेटर एआई टूल्स, जो ऑडियो जनरेट करते हैं और जिनसे हम ऑडियो जनरेट करवा पाते हैं, जैसे डिस्क्रिप्ट है, मर्फ एआई है, रेप्लिका स्टूडियोज है, रिसेम्बल एआई है। आप इनमें से किसी को सर्च कर सकते हो और वहां पे आप बता सकते हो कि आपको क्या, मतलब क्या चाहिए ऑडियो में।
किसी की आवाज, कुछ ऐसे एआई भी आते हैं, एआई प्रोग्राम जिसमें आप कोई पर्टिकुलर पर्सन का आवाज यूज कर सकते हो, है ना। वैसे किसी की आवाज को यूज करना, किसी की इमेजेस को यूज करना, ये सब इलीगल है और ये क्राइम है, साइबर क्राइम है। प्रॉपर पॉलिसीज धीरे धीरे बन रही हैं इनको रेगुलेट करने की, कि एआई को मतलब बहुत ओपनली यूज ना किया जाए पब्लिकली। डीप फेक करके आपने सुना होगा, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है। किसी का भी ऑडियो यूज कर ले रहे हैं, किसी का भी वीडियो यूज कर ले रहे हैं, किसी का भी इमेज यूज कर ले रहे हैं और वीडियो बना दे रहे हैं और लग रहा है कि वो पर्सन बोल रहा है, जबकि वो है ही नहीं रियल में। तो वीडियो भी फेक बन जा रहे हैं, किसी और का फेस लगा दिया जा रहा है वीडियो में, आप पता भी नहीं कर पाओगे कि ये फेक है। इमेज में ऑडियो, इवन ऑडियो लगा करके कुछ भी डायलॉग बोल दिए जा रहे हैं। तो एआई जो है वो इस तरीके की मतलब फेक डेटा जनरेट करने में सबकी हेल्प कर रहा है, जो इस तरीके के काम कर रहे हैं। तो इस वजह से इलीगल है, तो बहुत पब्लिकली और ओपनली चीजें आपको नहीं मिलेंगी। बट ऐसा पॉसिबल है ना, ऐसा पॉसिबल है कि ऑडियो जनरेट किया जा रहा है और किया जा सकता है। कुछ पेड वर्जन आपको मिलेंगे, उसमें कुछ और कैपेबिलिटी मिलेगी। तो पहली बात तो कि फ्री में सारी चीजें नहीं मिलती हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत लिमिटेड चीजें मिलेंगी आपको फ्री में। दूसरा, अगर फ्री में मिल भी रही है तो मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगी। जैसे अभी मैंने आपको इमेज जनरेट करके दिखाया, ये जो भी आपने देखा, ये ये सोचो फ्री में ऐसी इमेज बना के दे रहा है। अगर आप इसका पेड वर्जन लेंगे ना, तो ये और अच्छी क्वालिटी का और एकदम रियलिस्टिक लगेगा और अनलिमिटेड होगा। अभी जैसे कि मैं चैट जीपीटी में यूज कर रहा हूँ ना, इसको बहुत ज्यादा इमेजेस इससे जनरेट करवाने लगे हो, तो अभी 4 6 10 इमेज के बाद ये बंद कर देगा, नहीं नहीं करेगा जनरेट, ब्लॉक कर देगा। क्योंकि इसकी लिमिट है डेली की, क्योंकि ये फ्री है। तो फ्री में बहुत ज्यादा नहीं मिलता है डेटा, है ना। तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो एक टाइम के बाद आपको ब्लॉक कर देगा वो, कि भाई आज की लिमिट ओवर हो चुकी है। तो जब भी आप जनरेटिव एआई या किसी भी तरीके का टूल यूज कर रहे हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियो एनिमेशन टेक्स्ट किसी भी टाइप का हो, चीजें जो मिल रही है आपको वो बहुत क्वालिफाइड नहीं है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा लिमिट नहीं है, बस थोड़ा बहुत यूज कर पा रहे हैं आप। इसका मतलब पता है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। हम जो यूज कर रहे हैं वो फ्री वाला है, तो बहुत लिमिटेड है, उसकी क्वालिटी लिमिटेड है और उसकी पावर लिमिटेड है। बट जब आप पेड वाला यूज करेंगे तो उसकी पावर्स और ज्यादा होंगी। और सोचो, जो पेड वाले का जो पावर है, कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, वो इतनी हाई है, तो जो रियल में बना रहा है वो कितनी हाई क्वालिटी का बना रहा हो। क्योंकि एआई को यूज करने के खतरे भी बहुत है, इसलिए सारी जो उसकी पॉसिबिलिटी है एआई की, जो कैपेबिलिटी है एआई की, वो रिलीज नहीं की जा रही। वो रिलीज नहीं की जा रही है, वो कंपनी के पास है, अंडर डेवलपमेंट है। और वो हर एक कैपेबिलिटी को रिलीज नहीं करते हैं, सो दैट आने वाले टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए अचानक से, कि चैट जीपीटी या कोई भी मतलब एआई टूल। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकता है, वो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत आराम से चीजों को समझिएगा और समझने की कोशिश करेगा, आपको पता चलेगा कि इसकी पावर्स क्या है। आपके अंदर एक इंट्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करूंगा मैं, एक 360 व्यू देने की, ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, सो दैट आप खुद से समझ पाओ कि एआई कितना पावरफुल है, वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है और कितना उसके नुकसान हो सकते हैं, डिसएडवांटेज हो सकते हैं, खतरा हो सकता है। ये आपको खुद ही समझ में आए, है ना। धीरे धीरे बस आपको समझना है कि इसका काम करने का तरीका क्या है। तो मैं भी आपको स्टार्ट कर रहा हूँ समझाना। सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या है ना। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल तो हमें पता है, विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, है ना। इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है लर्निंग, डेटा से सीख लेना। जैसे हम आप चीजों को देख करके सीख लेते हैं ना, वैसे ही कोई भी डेटा है। जैसे मान लो कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अचानक से आप अपने किसी दोस्त के घर जाओ, किसी दोस्त ने आपको घर पे बुलाया, है ना। आपके दोस्त ने आपको घर पे बुलाया और जब आप उसके रूम पे एंटर हुए, तो उसके रूम पे आपने देखा कि वहां पे बहुत सारी मेडिसिन इधर उधर पड़ी हुई है ना। टेबल्स पे हैं, कप सिरप रखे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के ड्रग्स और मेडिसिन पड़े हुए हैं। तो आपको देख के क्या लगेगा? या तो ये बहुत बीमार रहता है, आपने ये समझा उस डेटा से, वो डेटा है। जो मेडिसिन वहां पे बिखरी पड़ी हैं, दिख रही हैं आपको इधर उधर, उससे आप अंदाजा लगाओ, वो डेटा है जिससे आप सीख रहे हो, ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि या तो ये पर्सन बहुत बीमार रहता है, या फिर ये डॉक्टर वगैरह है, इस फील्ड से जुड़ा हुआ है।
है ना ये। या फिर ऐसा हुआ कि आप उसके रूम में एंटर हुए और यहाँ वहां आपको कुछ गन दिखाई दी, बुलेट्स दिखाई दी, इस तरीके की चीजें दिखाई दी, तो आपको क्या लगेगा, ये पर्सन जो है किसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, ऐसा हो सकता है ना। तो जो चीजें आप देखते हो ना वो डेटा है, और उस डेटा से जो आप समझते हो उसको लर्निंग कहते हैं, और उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं ना। इंटेलिजेंस बेसिकली मतलब लर्निंग, लर्निंग कैपेबिलिटी को ही इंटेलिजेंस कहते हैं। अब कुछ लोग डेटा से थोड़ा सीखते हैं, उसको कम इंटेलिजेंट बोल देते हैं। कुछ लोग ज्यादा सीख लेते हैं, उसको ज्यादा इंटेलिजेंट बोल देते हैं। जैसे आपके सामने चार चीजें रखी हैं, तो कोई एक पर्सन होगा जो उन चार चीजों से कुछ एक दो बातें सीख पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे इंटेलिजेंट है, लेकिन कम इंटेलिजेंट है। कोई पर्सन होगा जो वो चार चीजें देख के 40 चीजें समझ लेगा अपने आप, उसको हम बोलेंगे मोर इंटेलिजेंट, है ना। तो इंटेलिजेंस तो सबके अंदर होता है। बेवकूफ से बेवकूफ इंसान होता है वो भी इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इंटेलिजेंट का बस इतना मतलब होता है कि उसमें सीखने की कैपेबिलिटी है। इवन गलत सही कुछ भी सीखे। ऐसा नहीं है कि कोई गलत सीख रहा है। जैसे आप किसी बच्चे को एडिशन सिखाओ, दो नंबर जोड़ना सिखाओ, और वो जोड़ने की जगह घटाना सीख जाए, जोड़ने की जगह घटा दे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी इंटेलिजेंट है, बस उसने गलत सीखा। तो इंटेलिजेंट का मतलब होता है सीखना, कुछ भी सीख लेना। मतलब अगर आपने एक एक कुछ भी सीखा है ना, जरा सा भी कुछ सीखा है, तो आप इंटेलिजेंट, जितना सीखा है उतने इंटेलिजेंट हो, जरा सा सीखा है तो जरा से इंटेलिजेंट हो, है ना। बहुत ज्यादा सीखा है तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। इसी वजह से देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते, लेकिन वो भी बहुत माइंडेड होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो अच्छे इंसान नहीं होते हैं, या वो अच्छी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, अपना दिमाग गलत जगह लगाते हैं, गलत चीजों से सीख रहे होते हैं, गलत चीजें सीख रहे होते हैं, बट इंटेलिजेंट वो भी। तो इंटेलिजेंट होना बेसिकली एक कैपेबिलिटी है, एक पावर है, लर्निंग कैपेबिलिटी की। और आप सीखते कहाँ से हो, देख करके, स्पीच रिकॉग्निशन सुन करके, डिसीजन लेना, या कोई टेक्स्ट पढ़ के, लोगों से सुन करके टेक्स्ट को, आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी है सही गलत को समझने की, या फिर कुछ भी चेक करने की कि मुझे ये करना है क्या नहीं करना है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी की रीजनिंग एबिलिटी कहलाती है, कि मुझे ये करना है नहीं करना है, मैं वहां पे डिसीजन ले पा रहा हूं। तो अब रीजनिंग एबिलिटी का मतलब, आप डिसीजन लोगे तो उसके कई सारे बेसिस हो सकता है आप फायदा नुकसान देखो, हो सकता है आप सही गलत सोचो कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लोगे। या फिर आप सोचोगे मेरे फायदे का क्या है, मेरे नुकसान का क्या है, उस हिसाब से डिसीजन लोगे, है ना। बट आप कुछ ना कुछ सीखोगे करोगे, इसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू डेवलप दैट इंटेलिजेंस विद इन द मशीन, है ना। हम एक मशीन के अंदर ऐसा इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अ मशीन, अ सॉफ्टवेयर कैन लर्न फ्रॉम द डेटा, डेटा से सीख ले खुद से, है ना। सेल्फ इंप्रूवमेंट नेचर आ जाए उसके अंदर। जैसे हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं खुद से, और खुद से अपने आप को मतलब डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारी मशीन या सॉफ्टवेयर सेल्फ इंप्रूविंग नेचर रखे, तो हम उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। तो आज की डेट में एआई डेवलपमेंट इसलिए चल रहा है कि हम कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो सॉफ्टवेयर डेटा में से खुद से सीख ले, उसे हर चीज सिखानी ना पड़े। क्योंकि अभी तक क्या है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। अगर हम उसको कुछ करने के लिए बोलेंगे इंस्ट्रक्शन तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, खुद से कोई स्टेप नहीं ले सकता। लेकिन एआई वाला जो एप्लीकेशन है वो कई तरीके की चीजें खुद से कर लेता है, ह्यूमन लाइक, जैसे कि ह्यूमन बीइंग करता है, चीजों को सोच लेता है, चीजों को समझ लेता है, उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है। म्यूट कर लो भाई, ये किसका फोन वाइब्रेट कर रहा है अगेन एंड अगेन, हैदर, जिसका भी है। तो एआई बेसिकली एक पावर है जिसमें आपका प्रोग्राम सीख रहा है, समझ रहा है। और जैसे आप कोई एक एआई रोबोट है, वो जैसे हम आप देखते हैं ना कि ट्रैफिक लगा हुआ है तो हम रूट चेंज कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो ऐसा काम आज मतलब एआई भी कर सकता है। और एआई की ऐसी कैपेबिलिटीज डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से नए नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं। जैसे आपने सुना कि ड्राइवरलेस कार। अब सोचो ड्राइवरलेस कार चलाना कितना मुश्किल काम है। एक एक कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचना है,
स्पीड मेंटेन करनी है, रोड में कहाँ पे टर्न आ रहा है वो मेंटेन करना है, कहाँ पे गड्ढे आ रहे हैं वो मेंटेन करना है, कहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सामने आ रहा है, कभी कोई एनिमल आ सकता है सामने, गाय आ सकती है सामने, या कोई इंसान आ सकता है सामने, और ये परमानेंट चेंज हो रही है चीजें, कोई गाड़ी आ सकती है सामने, ऑपोजिट साइड से आ सकती है, हमारे अगल बगल से निकल के जा सकती है, कॉन्टिन्यूअसली चीजें बदल रही हैं, डायनामिक है। और वहां पे आपका कोई सॉफ्टवेयर तुरंत डेटा को देखे, चीजों को देखे और उस हिसाब से समझ ले कि मुझे क्या करना है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो कि पहले कंप्यूटर नहीं कर पाता था। पहले कंप्यूटर स्टैटिक था, स्टैटिक का मतलब एक बार जो प्रोग्राम कर दिया तो कर दिया, उसी पे काम करेगा। और ऐसा कार में पॉसिबल नहीं है ना। आपको अगर मैं सिखाऊं कार चलाना, और आपको मैं 4 तरीके से कार चलाना सिखा दूं कि इधर मोड़ना है, इधर मोड़ना है, और ये वाला गियर चेंज करना है, ऐसी सिचुएशन है तो ये वाला गियर चेंज करना है, तो मैं 4 चीजें आपको बता सकता हूँ, 6 बता सकता हूँ, 10 बता सकता हूँ। बट जब आप रोड पे चला रहे होगे तो आपको 50 तरह की चीजें आएंगी, और वो आपको रियल टाइम पे उसी टाइम पे सोच करके डिसीजन लेना होगा कि मुझे स्पीड डाउन करनी है कि बढ़ानी है, कि गाड़ी रोकनी है ना, कि मोड़ के निकल जाना है, ये सारी चीजें। तो ये जो डायनामिकली सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, डायनामिकली नया डेटा आ रहा है, यहाँ पे इंटेलिजेंस की जरूरत होती है कि आप रियल टाइम पे तुरंत सोचो नया डेटा जो आया है, और रियल टाइम पे तुरंत डिसीजन ले पाओ। ये हमारा, हम इंसान कर पाते हैं, मशीन्स नहीं कर पाती थी। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि मशीन्स ऐसा कर पा रही हैं, और ये काम देखो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो में हो रहा है कि वो रियल टाइम पे आपको आंसर कर रहा है। अब देखो ये कितनी कमाल की चीज है, अगर आप इसको समझोगे ना तो ये बहुत बड़ी चीज है जो ये करके दिया इसने, चाहे टेक्स्ट ही क्यों ना हो। अगर वो आपको टेक्स्ट में भी आंसर कर रहा है ना, जैसे मैं इसको बोलूं, अब इतने दिन से ये मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है ना, इसको मेरे बारे में पता चल गया होगा, मैं इससे पूछता हूँ टेल मी अबाउट माई प्रोफेशन। ये देखो मेरा प्रोफेशन क्या है ये मुझे बताओ। देखो ये देखो, इसको पता है, विकास यू आर ए डेटा साइंस ट्रेनर, सी। कैसे पता है इसको? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर पे है, मैं इससे डेटा साइंस के क्वेश्चंस पूछता रहता हूं, बट मैं इससे हर तरीके के क्वेश्चन पूछता हूं, फिर भी इसको पता चल गया कि डेटा साइंस ट्रेनर है। ये देखो कह रहा है, अ प्रोफेशन दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन इक्विपिंग इंडिविजुअल्स विद स्किल्स इन डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। Here's bit more about what your profession entails and its significance। देखो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टीचिंग डेटा साइंस कॉन्सेप्ट, डिजाइन लर्निंग मटेरियल्स, है ना। ये देखो, गाइडिंग प्रोजेक्ट्स, मेंटरिंग लर्नर्स, strengths in your profession, attention to deal, engagement, spiritual and positive approach। ये देखो ये मेरे बारे में जानता है कि मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। कैसे पता है इसको? क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इससे पूछता रहता हूँ, है ना। तो इसको सब पता है मेरे बारे में। हाउ इज इट पॉसिबल? Just because of it is installed in my system and I'm continuously asking the questions related to my career, related to my subject। That's why ChatGPT knows about, है ना। तो मेरे बारे में उसको पता है, सब कुछ पता है, मैं इससे पूछ सकता हूँ अपने बारे में बहुत सारी चीजें। कुछ चीजें मैंने इसको बताई हैं, कुछ चीजें इसने खुद से समझी हैं। तो इट्स लाइक ह्यूमन बीइंग कि ये सीख रहा है चीजों को देख करके, सुन करके, समझ कर। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि ये टेक्स्ट जनरेट करके भी दे रहा है ना। जनरेटिव होना बड़ी चीज है। मैं भी आपको थोड़ा सा और बताऊंगा अभी जनरेटिव का मतलब। तो एआई की कैपेबिलिटी है, देखो बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आप यूज कर पा रहे हो आज की डेट में। गूगल आपको अलग अलग लैंग्वेजेस में चीजों को ट्रांसलेट करके दे रहा है। आप हिंदी में पूछोगे, इंग्लिश इंग्लिश है, किसी भी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो गूगल ट्रांसलेशन या फिर नेटफ्लिक्स, आप यूट्यूब यूज कर रहे हो, आपको बहुत सारे सजेशंस मिल रहे हैं। फेसबुक में भी बहुत सारे सजेशंस, आपके फ्रेंड के सजेशन मिल रहे हैं। देखो फेसबुक को पता चल जाता है, जैसे आप किसी पार्क में डेली घूमने जाते हो सुबह, और वहां पे बैठ के मोबाइल चलाओ 2-4 दिन, तो पार्क में जो और लोग घूमने आते हैं उनका फ्रेंड सजेशन आने लगेगा आपको, भले आपको नहीं जानते हैं। कैसे? क्योंकि फेसबुक को पता है कि आप इस लोकेशन पे डेली जाते हो। फेसबुक को पता है कि इस लोकेशन पे और भी लोग आते हैं जो वहां पे मोबाइल यूज करते हैं। तो बस उसे लोकेशन वाइज पता चल जाता है, तो उसे पता है कि पॉसिबिलिटी है इनकी दोस्त बनने की, और वो एक दूसरे को सजेशन देने लगता है। तो ये कैसे, उसको उसको देखो पता है कि आप किस लोकेशन पे जा रहे हो, और ये सब एआई कर रहा है, वहां कोई पर्सन नहीं बैठा है। क्यों? क्योंकि सोचो, जिम में, पार्क में, कॉलेज में, स्कूल्स में, कितने अलग अलग जगहों पे पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोग घूम रहे हैं। और जो हमारा
आपका फेसबुक है, वो सबका डेटा ट्रैक कर रहा है, क्योंकि फेसबुक कितने सारे लोग यूज कर रहे हैं और सभी यूजर्स को ग्रुप करके उनके अकॉर्डिंग उनको सजेशंस दे रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। नेटफ्लिक्स देखो कितने यूजर है, एक यूजर तो है नहीं, एआई वहां पे काम कर रहा है। फेशियल रिकॉग्निशन आपके मोबाइल में आपका फेस पहचान ले रहा है ना, मैथमेटिकली आपके फेस का स्ट्रक्चर बना के उसे याद कर लेता है और उसके बाद पहचान लेता है कि ये आप ही हो, है ना, कोई और नहीं है। तो फेशियल रिकॉग्निशन मतलब फेस लॉक जो होता है। तो देखिए एआई का यूज तब आता है जब हम बड़ा डेटा यूज कर रहे होते हैं, जब हम डायनामिक डेटा यूज कर रहे होते हैं। डायनामिक डेटा का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता रहता है। अब कॉन्टिन्यूअस चेंजेस का मतलब होता है जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो क्रिकेट खेलते टाइम पे आपको बॉल आ रही है, तो एक बॉल आई, आपने उसे सीखा, उसके बाद दूसरी बॉल आई, आपने फिर उसे सीखा कि ये बॉल कैसी है। तो जैसे जैसे बॉल्स आपको मिलती जाएंगी आप उसे सीखते जाओगे और अकॉर्डिंगली आप बॉल्स खेलने के लिए तैयार होते जाओगे। तो इसी को डायनामिक डेटा कहते हैं, जो कंटिन्यूअस रियल टाइम पे आता है, आप उसे सीखते जाते हो। ठीक है। तो अब जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज करते हो, नेटफ्लिक्स में क्या है कि आप मूवीज देख रहे हो, कंटिन्यूअस मूवीज देख रहे हो। वो डेली बेसिस पे आपने क्या मूवीज देखी और क्या इस समय देख रहे हो, उसके हिसाब से डेटा प्रोसेस करता जाता है। या फिर आप देखते हो वेदर डिपार्टमेंट आपको मौसम की जानकारी दे देता है कल की। रियल टाइम पे उनके पास देखो हजारों जीबी का डेटा कलेक्ट होता है डेली बेसिस पे, और उस डेटा को प्रोसेस करता है एआई और बता देता है कल की डेट में बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना, पॉसिबिलिटीज बता देता है। ये काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उन्हीं को हम मॉडल कहते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ ब्रेन की फंक्शनैलिटी भी होती है ना। तो इसी वजह से हम पहले क्या था कि सॉफ्टवेयर था, उसमें सॉफ्टवेयर, उसमें मेमोरी थी, उसमें स्पीड थी, एक्यूरेसी थी, लेकिन ब्रेन की फंक्शनैलिटी नहीं थी। और ब्रेन की फंक्शनैलिटी क्या होती है? ब्रेन की फंक्शनैलिटी होती है कि ब्रेन जो है वो डायनामिक डेटा को समझ सकता है, डायनामिक चेंजेस को समझ सकता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट, जो रियल टाइम पे चेंजेस हो रहे होते हैं। तो अब हमारे मॉडल के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज आ रही हैं, इसलिए हम इन सॉफ्टवेयर को मॉडल कहने लग गए हैं। और चैट जीपीटी एक मॉडल है, जेमिनी एक मॉडल है, डेल एक मॉडल है। आजकल सॉफ्टवेयर का जमाना नहीं है, सॉफ्टवेयर का टाइम गया, अब मॉडल्स का टाइम है। सॉफ्टवेयर मतलब सिर्फ कंप्यूटर की पावर, मॉडल मतलब सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर की पावर के साथ साथ ब्रेन की पावर भी है उसके पास, एक ब्रेन की तरह काम कर रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले टाइम पे और पावरफुल होगा, है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो अगर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आप देखोगे तो जॉन मैकार्थी करके हैं, इनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है। ही हैज बीन इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंस 1948 एंड क्वाइंड द टर्म इन 1955। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म है, वर्ड है, ये जॉन मैकार्थी का दिया हुआ है ना। कॉमन सेंस नॉलेज, तो इन्होंने बताया फॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज क्या है। हिज मेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एरिया हैज बीन द फॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज। जैसे हम लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं ना, हमने जो भी सीखा समझा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है, उसके बेस पे कॉमन सेंस यूज करते हैं। तो वही एआई में मतलब कंप्यूटर में कोशिश करी गई। तो ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1948 से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देखो मैं आपको बताता हूँ, 1948 से इसका डिस्कशन चल रहा है, इस फील्ड में डेवलपमेंट चल रहा है। जॉन मैकार्थी ने स्टार्ट किया और नाम भी दिया। उसके बाद अगर आप बात करो रियल में जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो 1960 में स्टार्ट हुआ, जिसे आप कह सकते हो द बर्थ ऑफ एआई, है ना। वहां पे एक फंक्शन को डेवलप किया गया, फंक्शन कहूंगा मैं क्योंकि उसको फंक्शन ही बोलते हैं। एक एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है ना, उसको परसेप्ट्रॉन कहते हैं। परसेप्ट्रॉन एक मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज यूज्ड इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो परसेप्ट्रॉन ही है, जिसे फ्रैंक रोजनब्लैट ने 1960 में डेवलप किया था। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एपिसोड 1 है। यहां से लोगों ने एआई के बारे में बात करना ज्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि परसेप्ट्रॉन एक बहुत कमाल की चीज डेवलप की गई। परसेप्ट्रॉन होता क्या है? जैसे हमारे ब्रेन या बॉडी में न्यूरल नेटवर्क होता है, तो उसका एक सेल जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन, ये हमारे बॉडी में होता है, हमारे पूरी बॉडी में होता है। ठीक है। जैसे आप कोई गरम गरम चीज छूते हो ना, टच करते हो जैसे, तो आपको तुरंत झटका लगता है। वो कैसे हो रहा है? आप रिएक्ट करते हो कैसे? ये देखो, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, रिसेप्टर्स है। जब आप किसी चीज को टच करते हो ना, तो आपकी स्किन में जो ये सेल होते हैं ना, ये उस हीट को रिसीव करते हैं और यहां से आपके ब्रेन तक सिग्नल जाता है।
तो ये एक सिंगल सेल है, ऐसी बहुत सारी सेल कनेक्टेड होंगी और वो आपके ब्रेन तक जाते हैं और ब्रेन से रिएक्शन आता है कि करना क्या है, कमांड आती है, तब आप हाथ उठाते हो। और ये काम देखो बहुत तेजी से होता है, आपको पता नहीं चलता है कितनी जल्दी आप हाथ उठाते हो। तो सोचो कि आपकी उंगली ने ये रिसीव किया, जो हीट थी उसको रिसीव किया और उसे ये ब्रेन तक पहुंचाया। ब्रेन ने समझा कि इतनी ज्यादा हीट जो है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है, और इस वजह से उसने इतनी तेजी से रिएक्ट किया, है ना। तो ये सब आपके बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं, और ऐसा ही एक मैथमेटिकल फंक्शन बना करके दिया। ऐसा ही एक मतलब ये जो फंक्शन था बिल्कुल मतलब न्यूरॉन की तरह बिहेव कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर भी काफी हद तक वैसा ही है। इस वजह से इन्होंने इसका नाम रखा परसेप्ट्रॉन। और ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन है, रियल है, नेचुरल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत पावरफुल है। हमने जो बनाया है या रोजनब्लैट ने जो बनाया है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, इतना जितना कि ये है। बट हाँ, कॉपी करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन ब्रेन को, मिमिक कर रहा है ह्यूमन ब्रेन को, तो काफी हद तक वैसा ही है। ठीक है। इसके बाद एपिसोड 2 आता है। तो देखो परसेप्ट्रॉन में कुछ प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, वो लीनियर डेटा पे काम कर रहा था, नॉन लीनियर पे नहीं कर पा रहा था। अब मैं बहुत शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ, बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते हम टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, बट फिर भी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम बहुत सारा डेटा प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं एक साथ। यहाँ पे आते हैं जेफरी हिंटन 1980 में। देखो ये टाइम कब का था, ये टाइम था 1960 का। उसके बाद थोड़ा सा काम हुआ इस पे, फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट डिप डाउन कर गया, लोग इस पे कम बात करने लगे क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस पे। और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी कि ये लीनियर डेटा पे काम कर रहा था, मतलब हर तरीके की डेटा पे काम नहीं कर पा रहा था, तो फेल सा हो गया था। फिर उसके बाद 1980 यानी ठीक 20 साल बाद जेफरी हिंटन करके एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट है ये, इन्होंने बैक प्रोपेगेशन करके एक टेक्निक निकाली। और इस टेक्निक को निकाल करके इन्होंने बताया कि हम कई तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं इसका यूज करके। बीच में उन्होंने कुछ और सॉल्यूशंस भी दिए थे। जेफरी हिंटन बहुत इस फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने। इनको गॉड फादर कहा जाता है, इनका फेस देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर है ये, है ना, आज की डेट में। और अभी भी है ये, मतलब गूगल में काम कर रहे थे अभी, लास्ट के लास्ट ईयर इन्होंने रिजाइन किया है गूगल से, तो अभी भी है ये। एंड उसके बाद एक इन्हीं के स्टूडेंट है यान लेकुन, है ना। इन्होंने एआई का यूज करके एक पहला प्रोग्राम बनाया जो हैंड रिटन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करता था। देखो अगर आप 9 लिख दो ऐसे पेन से, तो इसको ह्यूमन समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा कि क्या लिखा है। इन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो इस डिजिट को पहचान सकता है, चाहे वो ऐसा लिख दो चाहे वो ऐसा लिख दो, थोड़ा बहुत अलग होगा, हम तो समझ जाएंगे, आप समझ जाओगे कि 9 जैसा लग रहा है, 9 है। कंप्यूटर नहीं समझ पाता था, अब कंप्यूटर समझ पाएगा क्योंकि इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया दैट कैन रिकॉग्नाइज हैंड रिटन डिजिट्स। और इसी का यूज करके बैंक में जो चेक के नंबर्स होते हैं, चेक के साइन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, ओसीआर डेवलप किया गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया, ओएमआर को रीड करने का डेवलप किया गया। ये सारे जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस आप बहुत पहले से सुन रहे हो, ये सब इन्हीं की वजह से डेवलप हुए थे। उसके बाद अ, अगर एआई की आप बात करो तो एआई में बहुत ज्यादा फिर डेवलपमेंट उस टाइम पे नहीं हो पाया। उसके पीछे कुछ रीजन थे, क्योंकि एआई को बहुत स्ट्रांग हार्डवेयर चाहिए, पावरफुल हार्डवेयर चाहिए, और साथ में एआई को डेटा भी बहुत सारा चाहिए। उस समय डेटा नहीं था इंटरनेट पे इतना ज्यादा, इस वजह से ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। आगे चल के डेटा में जो प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया किसने, जेफरी हिंटन ने। एक बार फिर से जेफरी हिंटन यहाँ पे आए। उस समय डेटा भी थोड़ा बढ़ने लगा था, काफी डेटा इंटरनेट पे हो गया था, हार्डवेयर थोड़े नए आ गए थे। जेफरी हिंटन ने एक वेट इनिशियलाइजेशन की टेक्निक न्यूरल नेटवर्क में भी निकाली, परसेप्ट्रॉन्स को जोड़ करके एक नेटवर्क बनाया, पूरा न्यूरल नेटवर्क, और उसका यूज करके एआई के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनने लग गए। तो जेफरी हिंटन को इसीलिए गॉडफादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एआई की फील्ड में बहुत काम किया और बहुत प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जिसकी वजह से एआई इतना तेजी से पॉपुलर हो रहा है ना। ये देखो एक इमेज नेट चैलेंज होता है, इसमें आपके 14 मिलियन इमेजेस थी, है ना, 14 मिलियन इमेजेस। उन इमेजेस से डेटा को ट्रेन किया जाता था मॉडल को, और उसके बाद उसको दिखाया जाता था फोटो, और वो बताता था कि ये क्या है। जैसे कि इंसान पहचान लेता है ना कि ये डॉग है, ये कैट है,
ये काऊ है ना, ये पेन है, ये मोबाइल है, वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर पहचानने लग गया इमेजेस को कि ये क्या है। तो उसके लिए ये इमेज नेट करके एक डेटा है जो 14 मिलियन इमेजेस था, उससे मॉडल को ट्रेन किया गया। इस तरीके की चीजें मार्केट में आने लगी। और यहाँ पे देखिए 2016 में एक एआई गेम बनाया गया अल्फागो। ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग और पॉपुलर गेम है, मैं आपको बताता हूँ। उस समय इसका जो वर्ल्ड चैंपियन था ना, वर्ल्ड चैंपियन को इस एआई प्रोग्राम ने हराया था। मतलब 5 में से 4 गेम हराए थे। ये चाइना का गेम है और दुनिया का सबसे टफेस्ट गेम है, सबसे डिफिकल्ट गेम है ना। चेस से भी 100 गुना ज्यादा टफ होता है, चेस से 100 गुना ज्यादा टफ, मतलब शतरंज से भी ज्यादा खतरनाक होता है कि। और उसमें अल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि इतना स्ट्रॉन्ग एआई हो गया है 2016 में। अच्छा, हमारे पास डेटा भी बहुत ज्यादा होने लगा, मतलब आज की डेट में बहुत डेटा है। तो टाइम के साथ डेटा और हार्डवेयर ये दोनों चीजें स्ट्रांग हुई, तो एआई की फील्ड में और काम होने लगा। और एक चीज आपको जानना चाहिए, शुड नो अबाउट दैट, लेवल्स ऑफ एआई। देयर आर 3 लेवल्स: नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। तो जो नैरो एआई था वो प्रीवियस वाला था, वो एक काम कर पाता था, जैसे कि अल्फा गो है तो वो गेम खेल पाएगा, चेस वाला है तो वो गेम खेल पाएगा, वो कोई और काम नहीं कर पाएगा। जैसे नेटफ्लिक्स वाला है तो नेटफ्लिक्स के लिए सजेशन दे सकता है, वीडियो मूवीज की सजेशन, वो गेम नहीं खेल पाएगा। तो एक प्रोग्राम एक ही काम कर पाए उसको हम वीक एआई बोलते हैं। मतलब वो अपना दिमाग तो यूज कर रहा है लेकिन किसी एक ही काम में यूज कर रहा है, इसलिए हम उसको नैरो एआई बोलते हैं। फिर आता है जनरल एआई। जनरल एआई वो होता है जो अपने दिमाग को हर चीज में यूज करने लग जाए, उसको बोलते हैं जनरल एआई। और इसको कंप्लीट बोलते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो इसी को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। अब यहां से समझो, जब आप एक एआई प्रोग्राम डेवलप करते हो ना, तो उसको किसी भी डेटा से ट्रेनिंग दी जा सकती है। आप ऐसे समझो कि आपको कोई 5 साल का बच्चा मिल गया, उस बच्चे को बचपन से आप जिस चीज की ट्रेनिंग देने लग जाओगे उसी चीज में एक्सपर्ट होगा। आप उसे अपना गुलाम बना सकते हो। आप उसे किसी भी डेटा को ट्रेन करोगे उसी डेटा को, क्योंकि दुनिया में और कुछ देखा ही नहीं उसने। तो जैसे टेररिस्ट क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं, फिर उनको बचपन से ट्रेनिंग देते हैं, उनको आतंकवाद के बारे में पढ़ाते समझाते हैं और वही करवाते बचपन से। उन्हें और कुछ पता ही नहीं, उन्हें दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, बस यही करना है उनको। तो उनके उनका जन्म, उनको लगता है कि हम इसीलिए आए हैं और हमारा काम यही है, वो यही करते हैं। उनको पकड़ भी लिया जाता है तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें बचपन से कुछ बताया ही नहीं गया है, बस एक ही चीज बताई गई है, वही कर रहे हैं वो। तो ऐसा ही कुछ है कि अगर एक पावरफुल मशीन आपको मिल जाए, आप उसको जो सिखाओ वो सीख ले, आपके लिए काम करे, तो कितना खतरनाक हो सकता है ये, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा रोबोट यूज करने लग जाए तो, जो पावरफुल हो जाए और जैसा सिखाओगे वैसा करेगा। तो इस वजह से एआई खतरनाक है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके का डेटा देकर उसको सिखा रहे हैं, जाने क्या सीख ले वो, है ना। उसके पास अपनी खुद की पावर आ जाए, उसके पास अपना खुद का सेंस आ जाए, तब वो सुपर एआई बन जाएगा, है ना, जो थर्ड लेवल होता है। जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर इतनी पावर आ जाए, वो ह्यूमन से आगे निकल जाएगा, तब हम उसको सुपर एआई बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहे जितने पावरफुल हो, हमारी कमजोरियां हैं। हम थकते हैं, बोर होते हैं, परेशान होते हैं, हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, हमें घूमना जाना होता है ना, हमें बीमारी लग जाती है कोई ना कोई, हमारा अपना एक एज है, टाइम है। बहुत सारी कमजोरियां हैं हमारी। सॉफ्टवेयर या मशीन के पास कोई कमजोरी नहीं होती है खास। इस वजह से 24 घंटे हमसे 1000 गुना तेजी से काम कर सकता है, हमसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, कॉन्टिन्यूसली 24x7 काम कर सकता है। इस वजह से अगर वो जनरल एआई डेवलप हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, फिर इंसान को एआई डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एआई खुद को डेवलप करेगा। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, जो बड़ी कंपनियां जिन्होंने अपना एआई बना लिया है, अब वो एआई की हेल्प से एआई डेवलप कर रहे हैं। तो एआई ज्यादा अच्छे सजेशन दे रहा है, एआई ज्यादा हेल्प कर रहा है। पहले सिर्फ इंसान हेल्प कर रहे थे, अब इंसान और एआई दोनों मिलकर के एआई डेवलप कर रहे हैं, तो इस वजह से एआई और तेजी से डेवलप हो रहा है ना। बट प्रॉब्लम यही है कि आने वाले टाइम पे इस एआई को जाने कौन यूज करेगा, जाने किस डेटा से ट्रेनिंग देगा, और वो क्या कोई हैकर है तो वो वायरस बनाएगा, कोई कंट्री है दूसरी कंट्री को गिराने के लिए, हराने के लिए वायरस बनाएगी, रोबोट बनाएगी। जैसे हम बॉम्ब बना रहे हैं, जैसे हम हथियार बना रहे हैं, वैसे आने वाले टाइम पे लोग वो रोबोट्स बनाएंगे बड़े बड़े, और ज्यादा पावरफुल, ज्यादा हार्मफुल होंगे वो।
और कोई रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, किसी कंट्री का हो सकता है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हो सकता है, उनके पास भी इंजीनियर्स हैं और उसका यूज करके वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। इसलिए जितने भी वर्ल्ड के जो जानकार हैं, इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एआई दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, आने वाले टाइम का सबसे बड़ा खतरा। इससे बड़ा कोई खतरा है ही नहीं। दुनिया अगर नष्ट होगी तो वो एआई की वजह से होगी। सब लोग इस तरीके से मतलब बातें कर रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत पावरफुल है और डे बाय डे पावरफुल हो रहा है। और हम या आप या हम जैसे हजारों लोग इसको गलत चीजों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट हर किसी की गारंटी नहीं ली जा सकती ना कि दुनिया में इतने लोग हैं और कौन इसको किस डेटा से ट्रेनिंग दे। वही बात है कि आपको एक बच्चा मिल जाएगा तो आप उस बच्चे को में भी अच्छी चीजें सिखाओ, बट किसी मतलब गलत इंटेंशन वाले इंसान को मिलेगा तो उसको गलत चीजें सिखाएगा। चोर को मिलेगा बच्चा तो वो चोरी करना सिखाएगा और उसको पावरफुल बनाएगा कि ये और अच्छी चोरी करके ले आएगा। एक मर्डर को मिलेगा तो वो मर्डर करना सिखाएगा। तो दुनिया में अलग अलग इंटेंशंस के लोग हैं, इसलिए एआई भी अलग अलग इंटेंशंस के डेवलप होंगे, है ना। तो एआई खतरा हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है ना। बट हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ताकि हम अपने करियर में यूज कर पाए इसको, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। हम कोडिंग कर रहे हैं, हम मैथ्स लगा रहे हैं, हम फिजिक्स लगा रहे हैं और बेटर सॉल्यूशंस ढूंढ पाए। और हम अपस्किल कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ पाए, बेटर ढंग से पहले से बेटर कर पाए, स्ट्रॉन्ग कर पाए अपनी नॉलेज को, अपनी वर्किंग को। हम इसलिए एआई पढ़ रहे हैं और इसलिए यूज कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पे भाई एआई, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, सुपर एआई। मतलब ये सुपर एआई है, एएसआई कहते हैं आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, इसको एजीआई बोलते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और इसको वीक एआई बोलते हैं, है ना। अब मैं लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं, है ना। लास्ट टॉपिक ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को किस तरीके से यूज करता है, एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो डेटा को दो तरीके से यूज करता है एआई, एक क्यूरेशन के लिए और एक जनरेशन के लिए। क्यूरेशन के लिए यूज करता है तो वो क्यूरेट करता है, मतलब डेटा है उसको वो कॉपी कर सकता है, पेस्ट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह रख सकता है, एडिट कर सकता है, उसमें कुछ खास चेंजेस कर सकता है आपके हिसाब से, लेकिन उसमें कुछ नई चीज जनरेट नहीं कर सकता। जैसे आप किसी का डेटा कॉपी पेस्ट करो, किसी और का वीडियो उठा के किसी और को भेज दो, सजेस्ट कर पाओ अच्छा वीडियो कौन सा है, गंदा वीडियो कौन सा है, ये यूजफुल नहीं है, यूजलेस है। अगर इस तरीके का क्यूरेशन कर पाता है तो हम उसको बोलते हैं। तो अभी तक क्यूरेशन ही कर पा रहा था हमारा एआई, लेकिन अब जनरेशन कर पा रहा है। जनरेशन का मतलब होता है नया जनरेट। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप किसी कविता को उठा करके किसी को भेज दो, तो वो कविता किसी और ने लिखी है, पोएम किसी और ने लिखी है, आप उसे उठा के भेज दे रहे हो किसी को। इसको क्यूरेशन बोलते हैं। और सोचो आपके अंदर कविता लिखने की कैपेबिलिटी आ जाए, उसको जनरेटिव कहेंगे कि आप अब जनरेट करने लगे। पहले आप क्यूरेट करते थे, किसी और की कविता उठा के किसी और को भेज दे रहे हो, किसी और का वीडियो उठा के किसी और को भेज दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड क्यूरेशन। आप क्यूरेट कर पा रहे हो बस इस बेस पे कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा भेजना है, कौन सा नहीं भेजना है, इसको हम क्यूरेशन कहते हैं। जनरेशन का मतलब होता है हम नया बना पाए, क्रिएट कर पाए, है ना। तो अब आपका जो एआई है वो जनरेटिव हो गया है। इसी वजह से चैट जीपीटी फेमस हुआ। पहले जनरेटिव नहीं था, पहले सिर्फ क्यूरेटिव था। लेकिन जैसे चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई है। तो एकदम नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई कि अब सॉफ्टवेयर कंटेंट जनरेट कर सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वो जनरेट भी कर सकता है। और फिर धीरे 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 टेक्स्ट के साथ ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और बढ़ता चला जा रहा है ना। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेटिव या जनरेटिव कहते हैं। एप्लीकेशंस अगर मैं बताऊं आपको जनरेटिव एआई के, तो आप देख सकते हो जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है इनहेंसिंग मेडिकल इमेजेस। मतलब आप अपने किसी बॉडी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, आप उसकी फोटो दिखाओ, एआई आपको देख के बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी सजेशंस दे देगा। नए मेडिसिन ढूंढने में हेल्प कर रहा है। जैसे कि पहले प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी को नहीं पता चलता था, अब एआई जो है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता दे रहा है पहले से। बहुत सारी चीजों में हेल्प कर रहा है। कैंसर पहले से बता दे रहा है। सोचो कैंसर, अगर आपकी किसी बॉडी पार्ट में कैंसर होने वाला है ना, उसको भी एआई बता देता है, मतलब कई दिन पहले। अभी देखो, अभी तक क्या था कि कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंचता था तब पता चलता था। अब कैंसर नहीं है,
होने से हफ्ते 10 दिन पहले अगर उस बॉडी पार्ट का एक्सरे हुआ और एआई से पूछा जाए तो वो बता सकता है कि इस पार्ट में कैंसर होने की इतनी % प्रोबेबिलिटी है। तो अपने आप में हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत एआई को यूज किया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में। जैसे मैंने भी बताया, अभी आपको मैंने जिम का एग्जांपल दिया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर टारगेट कर रहे हैं, किस टाइप के कस्टमर को क्या चीजें पसंद है और उसके हिसाब से उनको रिकमेंड कर रहे हैं, वीडियो रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में देखो, देखो जैसे आपके पास कोई बाइक है ना, और उस बाइक को अगर कोई एआई प्रोग्राम स्कैन करे ना, तो आपके बाइक के हर एक पार्ट के बारे में बता सकता है कि ये पार्ट कितने दिन बाद टूट जाएगा, ये टायर कितने दिन बाद पंचर हो जाएगा, है ना। कितनी बड़ी बात है कि वो कैलकुलेशन कर ले रहा है, मैथमेटिकली समझ जा रहा है कि 3 दिन बाद ये टायर फट जाएगा, या इतने टेम्परेचर पे अगर आप इसको चलाओगे, इतनी स्पीड में चलाओगे तो ये फट जाएगा, ये चीज टूट जाएगी। तो मेंटेनेंस में बड़ा यूज हो रहा है एआई। बड़ी बड़ी जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी गाड़ी है, कार्स है वगैरह, इन सब के मेंटेनेंस में, इक्विपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको हर जगह यूज कर रहे हैं एआई को, है ना। लॉजिस्टिक प्लानिंग में, मेंटेनेंस में, जैसे सिविल्स में यूज कर रहे हैं। कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका बिल्डिंग मटेरियल देख के बता देता है वो कि कितना स्ट्रांग होगा और कितना स्ट्रांग बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल मिलाना चाहिए। अर्थक्वेक से कैसे बचाया जाएगा बिल्डिंग को, वो पहले से बता देगा कि इस तरीके से बनाओ, ये वाला जो मटेरियल है, ये वाला जो डिजाइन है, ये अर्थक्वेक से आपको इतने % बचा पाएगा, इतने % नहीं बचा पाएगा, इस फ्रीक्वेंसी का आएगा तो टूट जाएगा, है ना। तो हमारे जो कैलकुलेशंस है ना, हमारी जो वर्किंग है, उसको और प्रिसाइज कर दिया और एडवांस कर दिया एआई ने। हर फील्ड में, हर एक फील्ड, आप कोई भी फील्ड ले सकते हो। फाइनेंशियल सर्विसेज है, आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हो ना, तो वो आपका अकाउंट देख करके पहले से बता देगा कि आप बैंकरप्ट हो सकते हो, या आप लोन लेने जाओगे तो बता देगा ये लोन चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा। क्यों, कैसे पता चल जाता है उसको? पहले से जिन लोगों ने लोन नहीं चुकाया है ना, उनकी आईडी वगैरह है, डिटेल है उनके पास, और उस डेटा से एआई ने सीख लिया और समझ गया कि किस टाइप की प्रोफाइल के लोग होते हैं जो लोन नहीं चुका पाते। तो आपकी पूरी प्रोफाइल चेक करेगा वो और बता देगा कि कितने % चांसेस है कि आप लोन नहीं चुका पाओगे, है ना। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, वीडियोस ऑडियोज बनाने में, ये आप देख ही पा रहे हो, विच टू कैन प्रिडिक्ट कैंसर अर्लियर। कैंसर प्रिडिक्शंस के, आप देखो एआई टूल का अभी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है कि हाँ इस नाम का है, सर्च करोगे तो बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, मतलब। लेकिन इस फील्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एआई अब इतना पब्लिक भी नहीं है कि अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो कोई टूल आपको मिल जाएगा, या इंडिया में कोई डॉक्टर उस टूल को यूज कर रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा पब्लिक हो गई है ये चीजें, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ तक डेवलपमेंट जा चुका है और आने वाले टाइम पे ऐसा होगा। जैसे कि पर्सनलाइज ट्रेनिंग है, जैसे कि हो सकता है आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन मिल जाए, सॉफ्टवेयर मिल जाए, और आप फोटो खींचो, वो स्कैन करके आपकी स्किन में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बता दे और उसका ट्रीटमेंट भी दे दे। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यहां तक डेवलपमेंट हो रहा है और हो चुका है और पॉसिबिलिटी है इस फील्ड की। लेकिन इतनी ज्यादा चीजें अभी ये इस लेवल की जनरलाइज नहीं हुई है कि सबको मिल जाए या हम आपको मिल जाए पब्लिकली यूज करने को। ऐप मिल भी जाएंगे, बट वो उतना प्रिसाइज काम नहीं कर रहे हो, है ना, कि आप सोचो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे दे। बस मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आप देखो इस तरीके से काम कर रहा है एआई, और इस फील्ड में जा रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, और आने वाले टाइम पे ये पॉसिबिलिटीज है ना। जैसे अभी मैं आपको एक यहाँ पे दिखाऊंगा, एक एआई है, वो गीता के नाम से ही है, या पता नहीं किस नाम से, रिटेल में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप कोडिंग कर ले सकते हो इससे, सोशल मीडिया, बैंकिंग, एजुकेशन, अदर फील्ड्स देखो, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग सजेशंस है। एक गीता एआई करके है, और ऐसा नहीं कि एक ही है, आप सर्च करोगे तो आपको हजारों मिल जाएंगे। ये क्या करता है, गीता के श्लोक्स से उसको ट्रेन किया गया है। तो अब अगर आप अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम बताओगे ना, तो वो भगवत गीता के अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देगा, है ना। तो ऐसे समझो कि भगवान श्री कृष्ण आपको आंसर दे रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली 100% सही होगा और बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन उसने गीता के श्लोक से ट्रेनिंग ली है, तो काफी हद तक वैसा बिहेव करेगा, है ना। और ऐसा एआई कोडिंग सीख के आप भी बना सकते हो, है ना। और ऐसे एआई बहुत सारे हैं, आप ऐप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। जैसे मान लो कि आप मान लो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो,
और आपको चाहिए कि आने वाले आईएएस की एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो प्रिडिक्ट करके आपको बता दे, तो आपको इस तरीके के एआई प्रोग्राम मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे, आपको बता देना है कि इस डेट को एग्जाम होने वाला है और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सजेशन दे देगा। लेकिन वही बात आ गई कि आपको फ्री में सारी चीजें नहीं मिलने वाली। जो वो बताएगा वो बहुत शॉर्ट आंसर होंगे और बहुत लिमिटेड होंगे, बहुत गलत होंगे, उतना प्रिसाइज और परफेक्ट नहीं होंगे। हाँ, उनका पेड वर्जन ले लोगे तो वो थोड़े से और बेटर हो जाएंगे। ठीक है। और 1 साल बाद 2 साल बाद आप इनको देखोगे और ज्यादा धीरे धीरे मार्केट में इनका जनरलाइजेशन हो रहा है, लोग यूज करते जाएंगे। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी कोडिंग पढ़नी पड़ेगी। आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी आनी चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी आपको सजेशंस दे देगा, आपको कोड लिख करके दे देगा, बट उस कोड को समझना पड़ेगा, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट उसको लिख करके दे दूं कि जस्ट, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि गिव अ कोड टू मेक अ चैटबॉट, एक चैटबॉट बनाने का एक कोड दे दो मुझे, तो मैंने उसको दे दिया। पेड वर्जन्स आर वेरी एक्सपेंसिव, यस। 2,000 2,500 ऐसे करके सब्सक्रिप्शन उनका मिलता है मंथली बेसिस पे, है ना। अब देखो मैंने इसको एक दिया हुआ है कि गिव अ कोड टू मेक ए चैटबॉट। अब चैटबॉट बनाने के लिए पहले बात तो बहुत सारा बड़ा कोड लगेगा, और ये कोड दे भी देगा तो आपको किस सॉफ्टवेयर में किस तरीके से रखना है, उसको कैसे रन करना है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको कुछ बेसिक्स तो पढ़ना पड़ेगा। ये इनहेंस कर सकता है कैपेबिलिटीज को अभी, एज ऑफ नाउ। हाँ, पेड वाला वर्जन ले लोगे तो थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प कर देगा, बट अब आपको बना के पूरा दे देगा 100%, तो ऐसा तो अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन मे भी 2 साल बाद ऐसा हो कि आपको एक टूल मिले, एक सॉफ्टवेयर मिले, उसमें आप उसको बोलो कि मुझे इस टाइप का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो आपको बना के एक मॉडल दे देगा। जैसे आज की डेट में वेबसाइट और वेब पेजेस बनाने का कोड मिल जाता है। ठीक है। तो आप उसको बता दोगे कि आपको किस टाइप का वो चाहिए, वेब पेज चाहिए, वेबसाइट चाहिए, वो आपको बना के दे देगा। ठीक है। जैसे आप क्रिएट अ वेब पेज फॉर ट्रैवल वेबसाइट, ऐसा कुछ करके दो। मैं हेलो ट्रैवल, हेलो। सर, इस तरह तो फिर डेवलपर जो वेबसाइट क्रिएट करते हो तो उनकी जॉब तो खतरे में आ जाएगी आने वाले समय में। ऑब्वियसली आ जाएंगे, नो डाउट। तो लेकिन वो फिर भी इतना प्रभाव तो नहीं डाल पाएगी, क्योंकि जो आदमी का माइंड होता है वो तो अलग लेवल तक जाता है ना। पर उसी चीज को तो डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, एंड ऑब्वियसली 100% नहीं कर पाएगा, बट अगर आप समझो 50 से 60% भी कर रहा है तो अपने आप में बड़ी चीज है ना। हाँ सर, देखो, फिर देखो हो क्या रहा था कि पहले हर चीज को डेवलप करने के लिए एक पर्सन चाहिए होता था कंपनी में। अब चैट जीपीटी आपके सारे काम कर रहा है। जहां पे 10 लोग काम कर रहे थे डेवलपमेंट में, वहां पे बस एक पर्सन चाहिए। 9 लोगों का काम चैट जीपीटी कर देगा, कोड लिख के दे देगा। तो कंपनी 9 लोगों को निकालेगी, रखेगी एक को। तो ऐसा नहीं है कि सारी जॉब एकदम से चली जाएंगी, फिल्टर हो जाएगा, है ना। जो बहुत कम नॉलेज रखते हैं, जो सोच रहे हैं कि मैं नहीं सीखूंगा, मेरा काम चलता रहेगा, और अपग्रेड नहीं कर रहे हैं अपने आप को, टाइम के साथ नहीं चल पा रहे हैं, उनकी जॉब चली जाएगी। जो एक्सपर्ट हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, एआई को यूज करना सीख रहे हैं, उनकी जॉब ऑब्वियसली बनी रहेगी, क्योंकि 100% मार्केट से कुछ नहीं जाएगा। और इतनी जल्दी भी नहीं जाएगा कि अभी 1 साल 2 साल में कुछ होने वाला है। हाँ, लेकिन 5 साल आप ले सकते हो कि 4 से 5 साल में जितनी भी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की जॉब है उसमें से 50% सारे बाहर हो जाएंगे। अभी भी देखो ले ऑफ्स की कितने खबरें आ रही हैं, कंपनियां बहुत सारी निकाल रही हैं। ऑलरेडी रोबोट्स आर मेड इन दुबई, चाइना न्यूज। हाँ, तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो निकाल रही हैं लोगों को। क्यों निकाल रहे हैं, उसका रीजन यही है। रोबोट्स लगाए जा रहे हैं, एआई प्रोग्राम्स लगाए जा रहे हैं, एक पर्सन 4 लोगों का काम कर रहा है। तो आपका जो मतलब कैलिबर है उसको यूज करके आप 4 लोगों का काम अगर कर पा रहे हो यूजिंग चैट जीपीटी और एआई टूल्स, तो लोग उस पर्सन को हायर करेंगे और बाकी को हटाएंगे। कंपनी तो कॉस्ट कटिंग करती है ना, उसको तो कम खर्च में चाहिए। आप भी यही करोगे तो वो भी यही कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि इससे कुछ नहीं होगा, तो भी गलत सोच रहे हो। और अगर आप ये सोच के बैठे हो कि ये सब कुछ खा जाएगा, तो भी आप गलत सोच रहे हो। इसका इम्पैक्ट आएगा।
बहुत ज्यादा आएगा, 100% तो नहीं आएगा बट बहुत ज्यादा आएगा। आपको और ज्यादा पढ़ने की, सीखने की जरूरत है, एंड गोइंग फॉरवर्ड आपको अपग्रेड करने की, अपस्किल करने की जरूरत है। आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो, ये सोच के बैठ जाओगे कि इतना कुछ नहीं होने वाला, तो 100% चली जाएगी जॉब, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो डिजाइनर हो। और बहुत सारे लोगों की चली गई, चली जाएगी नहीं, बहुत सारे लोगों की चली गई। आप न्यूज उठा करके देखो, जाने बड़ी बड़ी कितनी कंपनियों ने कितने सारे ले ऑफ्स किए और अभी भी निकालते जा रहे हैं लोग। एक्सपर्ट्स की जरूरत सबको रहेगी, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो डिजाइनिंग हो, एक्सपर्ट्स की जरूरत सबको रहेगी, है ना। बेसिक वाले काम चैट जीपीटी कर रहा है, थोड़े एडवांस लेवल के कर रहा है। अभी देखो सैम सैम ऑल्टमैन है जिन्होंने ये बनाया है चैट जीपीटी, जिन्होंने बनाया, जो लीडर रहे हैं ना, सैम ऑल्टमैन उनको कहते हैं। अभी उन्होंने कल की न्यूज में देख रहा था, उन्होंने बोला कि इस साल 2025 में एआई इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि किसी भी फील्ड के जो मीडियम लेवल के इंजीनियर्स है ना, उनको रिप्लेस कर देगा। सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा एआई प्रोग्राम डेवलप करने वाला पर्सन, एआई एक्सपर्ट ये बात बोल रहा है, तो बात में कुछ दम तो होगी ना। ऐसे थोड़े ना बोल रहा है कि 2025 में, और वो भी मीडियम लेवल के। उसने ये नहीं बोला कि एडवांस, उसने ये भी नहीं बोला कि बेसिक, मीडियम लेवल बोल रहा है वो। मतलब एआई इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जो फ्रेशर्स है, जो सोच बैठे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, उनकी जॉब तो गई, मीडियम लेवल तक पहुंच गया है। तो इसका मतलब कमिंग 2 इयर्स में वो एडवांस लेवल तक भी पहुंच जाएगा, और वहां के लोगों की भी जॉब्स। तो बचेगा कौन? जो एआई के साथ खुद को अपग्रेड कर लेगा, अपने टास्क और काम को अपग्रेड कर लेगा, वही बचेगा, है ना। अदरवाइज आपको दूसरी जॉब्स ढूंढनी पड़ेगी जो जहां पे एआई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है। और एआई तो ऐसी चीज है, इसको सब जगह यूज कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ हो आपकी, प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी, बिजनेस हो और गवर्नमेंट हो, सब यूज कर रहे हैं। ऐसी चीज ही है, इलेक्ट्रिसिटी है ना। एआई इज जस्ट लाइक न्यू इलेक्ट्रिसिटी। लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जैसे हर फील्ड में है ना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी का कुछ नहीं चलने वाला। इलेक्ट्रिसिटी आपकी जिंदगी में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में है, और बिजनेस में, जॉब्स में, हर जगह है। वैसे ही एआई है। एआई भी सभी जगह होने वाली चीज है, सब जगह होगा, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो उसका इम्पैक्ट, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे आपकी जॉब हो, है ना। इस वजह से एआई को न्यू इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। एआई इज जस्ट लाइक न्यू इलेक्ट्रिसिटी। ये लोगों के स्टेटमेंट है जो लोग देते हैं, जो एआई के एक्सपर्ट्स हैं, वर्ल्ड वाइड एक्सपर्ट्स, they are giving these type of statements on AI. So I think we have covered all the important things related to ChatGPT, related to generative AI and AI. That was all about generative AI, and that's all from my side. And if you have any question, any query, any doubt, then you can discuss. Otherwise, we are going to wind up. Hello. सर क्या डेटा एनालिस्ट की जॉब्स भी खतरे में है इन फ्यूचर बिल्कुल बिल्कुल एआई? बिल्कुल है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे एआई प्रोग्राम आ रहे हैं जो आपको डैशबोर्ड बना के दे देते हैं, जो चार्ट्स बना के दे देते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स क्या कर रहे हैं? देखो, डेटा एनालिटिक्स में क्या है कि डेटा कलेक्ट करो, डेटा क्लीन करो, एनालिसिस करके आउटकम निकालो और चार्ट बना दो। तो 4 स्टेप मैंने बताया: डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। इसमें से डेटा कलेक्शन करने के लिए चलो इंसान की जरूरत पड़ेगी, बट डेटा क्लीनिंग के लिए टूल आ गया है। डेटा एनालिसिस के लिए इंसान की जरूरत पड़ सकती है, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल आ गया। तो सोचो, 2 काम तो हो गए, 2 काम करने के टूल आ गए। तो जहां पे एक पर्सन 1 हफ्ते का टाइम ले रहा था एक काम को करने में, क्योंकि 4 स्टेप है, वहां पे 2 स्टेप तो एआई कर दे रहा है, तो 2 ही स्टेप बचे। तो जहां पे 1 हफ्ते का टाइम लग रहा था, वहां पे 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। और जहां पे 4 लोग लग रहे थे, वहां पे 2 लोग लगेंगे, क्योंकि 2 का काम तो एआई कर दे रहा है। ये चीज है, आने वाले टाइम पे हो सकता है डेटा एनालिसिस भी एआई करने लग जाए, है ना। तो आज की डेट में डेटा क्लीनिंग करने का एआई प्रोग्राम आ चुका है, चार्ट्स और डैशबोर्ड बनाने का एआई प्रोग्राम आ चुका है। हाँ, थोड़ी कॉस्टली है, और इस वजह से लोग अभी कम यूज कर पा रहे हैं। वही कि मोबाइल आता है तो स्टार्टिंग में महंगा है, तो लोग नहीं खरीद रहे हैं, बट 10 साल बाद क्या हुआ कि मोबाइल इतना सस्ता हो गया कि अब हर किसी के पॉकेट में।
तो वही चीज एआई में है कि अभी एआई की पावर्स बहुत है, मार्केट में आ चुकी है, बट वो बहुत कॉस्टली है, इसलिए हर कोई नहीं यूज कर पा रहा है प्रॉपर। बट 2-3 सालों बाद इतना ज्यादा एआई का प्रोग्राम चारों तरफ होगा कि वो चीजें सस्ती हो जाएंगी और फिर हर कोई यूज करेगा। ओके सर। सर तो एज अ डेटा एनालिस्ट हम क्या चीज़ें एडवांस कर सकते हैं कि इन फ्यूचर हम एआई से बच सकें, अपनी जॉब को बचा सकें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैट जीपीटी से डील करना सीखना है, सबसे पहला काम। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो मैंने आपको बोला, इफ यू कैन तो उसका कोर्स कर लो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। अगर आप डेटा साइंस में स्विच नहीं करना चाह रहे हो और अपनी फील्ड में, एनालिटिक्स की फील्ड में रह के ही जॉब चाहते हो सेफ, तो पहला काम है कि आप एआई टूल यूज करना सीखो और सर्च करते रहो। जैसे एक्सेल के साथ एआई इंटीग्रेट हो चुका है, होने वाला है, धीरे धीरे और तेजी से हो रहा है, अगले साल तक पूरी तरह से प्रॉपर हो जाएगा। पावर बीआई के साथ एआई इंटीग्रेट हो रहा है, टैबलू के साथ एआई इंटीग्रेट हो रहा है। तो आपको एआई इंटीग्रेटेड एक्सेल सीखना है, एआई इंटीग्रेटेड पावर बीआई सीखना है, एआई इंटीग्रेटेड टैबलू सीखना है, सो दैट कमिंग टाइम में जब आप एक्सेल यूज करो तो एआई की हेल्प लेके करो। तो एआई का यूज करना आपको आना चाहिए, एक्सेल के साथ भी, पावर बीआई के साथ भी, ये चीज आपको फोकस रहना है। हो सकता है अभी आज की डेट में आपको ना मिले ये चीज, लेकिन आपको दिमाग में रखना है, पढ़ते रहना है और अपग्रेड करने के लिए तैयार रहना है। तो पहली चीज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, चैट जीपीटी से बात कैसे करें वो सीखो, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, इंसान की तरह बिहेव कर रहा है बट है एक सॉफ्टवेयर। तो आपको एक सॉफ्टवेयर जैसे इंसान से बात करनी है, वो चीज आपको सीखनी है, उसी को हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। और दूसरा, आप जो टूल पढ़ रहे हो उनको एआई के साथ कैसे इंटीग्रेट करके काम करना है, वो चीज आपको सीखनी है। बस आपकी जॉब बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एआई के साथ हो जाना है आपको, है ना, एआई का हाथ पकड़ के चलना है आपको, एआई को अवॉइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। और किसी के पास कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? हैदर, सारिका, निखिल, शिवम। सर जैसे कोई सर कैज डेटा एनालिस्ट बोलो बोलो। सर जैसे कोई डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंस में इन फ्यूचर अगर जंप करना चाहता हो, चेंज करना चाहता हो फील्ड को, अगर वो पाइथन जैसे आती है, उसको प्रोग्रामिंग की नॉलेज है, एसक्यूएल की नॉलेज है, तो कितना इजी रहेगा उसके लिए चेंज करना फील्ड को, या फिर कितना मुश्किल रहेगा? 100 में से बस 10% की हेल्प मिलेगी आपको, अगर आप देखोगे पाइथन आपको थोड़ी ठीक ठाक आती है तो। क्योंकि पाइथन से कहीं ज्यादा रोल मैथमेटिक्स का है और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का है। तो ऑब्वियसली आपको स्टार्ट मिल जाएगा, अगर आपको पाइथन आती है, कोडिंग आती है, तो 10% की हेल्प आपको मिल जाएगी। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पाइथन आती है तो आपको बहुत ज्यादा बड़ी हेल्प मिल जाएगी, आपको कुछ खास पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं, सिर्फ 10%, इससे ज्यादा नहीं, है ना। बाकी आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है, मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो 10% का एक मार्जिन लेके चल सकते हो कि हाँ इतनी हेल्प मिल जाएगी आपको। ओके सर, थैंक यू। और कोई कुछ पूछ रहा था? सर कैजुअल यूज क्या 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 है एआई का, जैसे ये अभी फिलहाल जो सॉफ्ट ऐप वगैरह चल रहे हैं? फिर से रिपीट करना, आपकी आवाज कट रही है। मैं कैजुअल मैं यूज तो ये कह मैंने रहा सुना, हूँ कैजुअल यूज तो मैंने सुना, आगे क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरीके से हम इनका कैजुअल यूज कैसे कर सकते हैं इसमें। जैसे आप ये बता रहे थे कि हम इनसे एक्सेल में आ गया है, तो एक्सेल इसको कमांड कैसे करता है, मतलब ये एक्सेल कैसे ऑपरेट करता ये कैजुअल यूज तो नहीं है खैर, बट हाँ एक्सेल में क्या होता है ना कि एक्सेल के अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का ऑप्शन होता है। तो वहीं आप एक्सेल में एआई का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसी वजह से तो मैंने बोला कि इंटीग्रेट कर सकते हो आप। तो एक्सेल में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आपने एक्सेल डाउनलोड किया, फिर एक्सेल में एक आता है ऑप्शन, उसको बोलते हैं प्लग इन करके, है ना, कुछ एक और ऑप्शन भी आजकल नाम चल रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो है? उससे सर इसमें आप, ऐड इन है? हाँ ऐड इन करके, हाँ एग्जैक्टली। तो उससे आप क्या कर सकते हो कि कोई भी टूल जो जो एक्सेल सपोर्ट करता है उसको इंस्टॉल कर सकते हो एक्सेल के अंदर।
तो आजकल एआई के छोटे छोटे टूल आ रहे हैं, उनको आप वहां पे टाइप करोगे ना चैट जीपीटी इन एक्सेल, तो वो एड इन का नाम आ जाएगा, या फिर एनी एआई इन एक्सेल, तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो वो ज्यादातर पेड होते हैं, फ्री में नहीं होते। और जो फ्री में होंगे भी तो हो सकता है वो बोले कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चाहिए एक्सेल का, तो प्रॉब्लम ये सब आ जाती है कि अब आपके पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होना चाहिए एक्सेल का। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको 15,000 का सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, ऑफिस पैकेज, तब उसमें आपको लाइसेंस वाला एक्सेल मिलेगा। और उसमें आपको चैट जीपीटी इंटीग्रेट करने के लिए फिर उसका पेमेंट अलग से करना पड़ेगा चैट जीपीटी वाले का। तो ये कॉस्टली हो जाता है, बस इस वजह से सीखना और सिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सिर्फ कॉस्ट की वजह से। बट सर व्हाट्सएप वाला जो मैंने अभी देखा था उसमें उसको क्यों इतना इंटीग्रेट किया गया है? क्योंकि अभी व्हाट्सएप में एआई की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स और कॉन्टैक्ट वगैरह या इमेजेस वगैरह ही तो शेयर्स करते हैं, तो वहाँ एआई की क्या जरूरत देखो ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए है, लोगों को एंगेज करने के लिए है कि आप अगर एआई यूज कर रहे हो तो किसी और टूल के पास ना जाओ। उनका अपना खुद का टूल है, अब चैट, अब उसमें आप व्हाट्सएप पे किसी से कुछ बात कर रहे हो, फिर अचानक से आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया, कोई टॉपिक आया और आपको नहीं पता है, तो आपने वहीं पे क्लिक किया और वहीं सर्च करके आपने बता दिया या बात कर ली। कई बार ऐसा होता है ना, किसी से हम बात कर रहे हैं और कोई टॉपिक दिमाग में आया और याद नहीं आता है, जैसे अभी मैं बोल रहा था तो मुझे याद नहीं आ रहा था उसका नाम। तो यही होता है कि आप व्हाट्सएप पे चैट करो, ज्यादातर लोग व्हाट्सएप पे टाइम बिताते हैं, तो उन्होंने दे दिया एक टूल और धीरे धीरे उसकी पावर इनहेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारी पावर आज ही मिल जाएगी आपको, वो अभी टूल आ गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है, सबको पता है कि हाँ ऐसी एक चीज आ गई है, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। और धीरे धीरे उसकी पावर्स बढ़ाएंगे, आपको यूज आपको मिलता रहेगा। तो बस छोटी छोटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तौर पे, और मेन पर्पस उनका मार्केटिंग का है। हर चीज बहुत पर्पसफुल नहीं है, कुछ चीजें मार्केटिंग के लिए रखी है। जैसे बहुत सी कंपनियां इतना हाइप क्रिएट कर रही हैं कि एआई जो है वो दुनिया बदल देगा, दुनिया खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है कुछ, कि हाँ हमारे टूल यूज करो, हमारे टूल्स में इंगेज रहो, किसी और के टूल्स की तरफ आपका ध्यान ना जाए, पॉपुलैरिटी रहे, उनको पैसा मिलता रहे। बस ये भी होती है कुछ चीजें। ये बात तो सही है सर। जैसे कि एआई भी तो आदमी ही बना रहे हैं ना। बिल्कुल तो आने वाले समय में कुछ ऐसी जरूरत पड़ जाए कि वो तो एआई को मालूम नहीं होगा, तो वक्त के साथ चलना पड़ेगा ना एआई को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? मतलब आपको एआई पढ़ना है उसके लिए। और देखो जैसे डिफेंस सिस्टम होता है ना, कि अगर टेररिस्ट है तो आर्मी भी है ना, आर्मी है, पुलिस है। तो वैसे ही अगर कोई ऐसा एआई बना रहा है जो हमारे लिए हार्मफुल है, तो कोई ऐसा एआई भी बना रहा है जो हमारी हेल्प करेगा और हमारी मदद करेगा, है ना। हमें जैसे साइबर सिक्योरिटी होती है, जैसे हैकर होते हैं तो एथिकल हैकर होते हैं। तो हैकर एक वो होता है जो चोरी कर रहा है, बैंक की वेबसाइट हैक करने की कोशिश कर रहा है, किसी की भी वेबसाइट हैक करता है, किसी का अकाउंट हैक करता है। बट एथिकल हैकर भी होता है जिसे कंपनी हायर करती है। तो एथिकल हैकर काम काम क्या होता है, जो हैकर है उनसे कैसे बचाओगे, बचाएं अपनी वेबसाइट को, अपनी कंपनी को। तो वैसे ही एआई है, और एआई से जो मतलब कोई ऐसा एआई बनाएगा जो हमारे लिए हार्मफुल है, खतरा है, डेंजर है, तो उससे कैसे बचा जाए उसके लिए भी एआई बनेगा। तो एआई टू एआई फाइट होती रहेगी, है ना। हम्म। तो बस यही चलेगा। मतलब एआई एक नई चीज आ गई है दुनिया में, अब सारी चीजें एआई पे बेस्ड होंगी, बस ऐसा समझ लो। चाहे वो फाइट हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, हर चीज में एआई का इन्वॉल्वमेंट होगा, हर चीज में, अच्छे बुरे हर चीज में। हाँ सर, अब तो ज्यादातर होने भी लगी। जैसे किसी से कोई एप्लीकेशन हो गई, कुछ भी हो गया, कांटेक्ट करना होता है, पहले एआई से बात करनी पड़ती है, फिर जाकर कस्टमर सपोर्ट से होती है। बिल्कुल। ओके तो गाइस। थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।